रिव्यू ऑफ सेट्स, ठीक है। सेट्स करेंगे, उसके बाद फंक्शंस करेंगे और फिर लास्ट में हम मैट्रिसेस करेंगे। ये 3 हमारे फाइनल टर्म के हैं और सीक्वेंट सीरीज भी है, तो वो जो है अभी हमने पढ़ लिया, इसलिए हम पिछले लेक्चर जो है रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। ये जो लास्ट वाली वीडियो है ना, इससे ही कंटिन्यू होता है, सीक्वेंट सीरीज का एंड हो गया और ये अब सेट स्टार्ट हो रहे हैं। अब हम एक रिव्यू करते हैं। यहाँ पर डिटेल में नहीं समझाऊंगी, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी, ठीक है। अगर डिटेल देखनी हो तो आप जाके वीडियो देखेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि आप पेपर अटेम्प्ट कर सके। स्टार्ट किया है सेट। सेट इज एन ऑर्डर कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। सेट एन ऑर्डर, ठीक है। एन ऑर्डर मतलब जिसका कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है, आगे पीछे हो सकता है। अगर फ्रूट को देखें तो फ्रूट आगे पीछे रख सकते हैं, लेकिन वो है तो फ्रूट ही ना, ठीक है, एक ही कैटेगरी है इसलिए, ठीक है। डिस्टिंक्ट मतलब वेल डिफाइंड, जो हमें समझ आए कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। अगर फ्रूट्स है तो हमें पता है कि ये फ्रूट का ऑर्डर पड़ा है। अगर कोई ज्योमेट्री की जो है हमारे पास सारी चीज़ें पड़ी हुई है तो वो आगे पीछे रख सकते हैं, लेकिन है तो ज्योमेट्री का सेट ना, तो इस तरह ये याद रखें, ठीक है। सेट ये होता है। अब एक सेट के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं हम, ठीक है। मेंबर ऑफ सेट इज कॉल्ड एलिमेंट। सबसेट क्या होता है, कोई एक सेट हो और उसके सारे मेंबर्स दूसरे सेट में हो तो वो सबसेट होगा। यहाँ पर देखें ए इज इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ ए इज सबसेट ऑफ बी। ए कोई भी सेट है 1 2 3, ठीक है, और बी हमारे पास 1 2 3 4, तो अब देखिए ये सारे ए के मेंबर बी में है ना, तो ए सबसेट है बी का, लेकिन बी के तो सारे नहीं है इसमें, तो बी सबसेट नहीं होगा का, तो हम क्या करेंगे, बी के ऊपर बी सबसेट नहीं है ऐसे लगा लेंगे। लेकिन अगर दोनों में 1 2 3 4 हो तो दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे, ठीक है। आते हैं हमारे पास इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है कि हम ए इंटरसेक्शन बी कोई भी हो ना, तो हमें टर्म्स नहीं हो और उसका इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन का मतलब है कि हमने दोनों में जो कॉमन चीज़ है वो लेनी है। तो यहाँ पर हमारे पास सेट है 1 2 3 और बी हमारे पास सेट है 2 4 6, तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, तो हमारे पास इंटरसेक्शन क्या हो गया, 2 हो गया। इसी तरह यूनियन को देखें तो यूनियन का मतलब है इकट्ठा करना। हमने स्टोरी भी बचपन में यूनियन स्टूडेंट की पढ़ी है, तो स्टोरी का क्या मकसद था कि बहन जो भाई है आपस में इकट्ठे होकर रहे, तो यूनियन से उस स्टोरी से ये यूनियन याद रखे कि इकट्ठा करना होता है। तो दो सेट हमें दिए गए हैं 1 2 3 और 3 2 4 6, इकट्ठा करके लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 6, 2 दफा 2 है तो 2 दफा नहीं लिखना, एक ही दफा लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, हर सेट का जो होता है बड़ा, जैसे कहते हैं माँ बाप होते हैं ना, वो यूनिवर्सल है। तो देखिए अब 1 2 3 है 2 4 6 और यूनिवर्सल सेट क्या होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट फॉर एग्जांपल। तो इसमें दोनों क्या है ना एलिमेंट्स, तो इसलिए ये क्या है यूनिवर्सल सेट होगा। यूनिवर्सल सेट में सब कुछ होता है, ठीक है। इसके अलावा एम्प्टी सेट भी यूनिवर्सल सेट में ही होता है, इसको भी एम्प्टी कहते हैं, और ऐसे ब्रैकेट खाली हो तो वो भी एम्प्टी। जैसे अब एम्प्टी सेट रिजल्ट अक्सर इस तरह आता है ना, दो इंटरसेक्शन हमने लेने हैं और दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो उसका सेट एम्प्टी भी आ सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 होता, 3 सॉरी इसमें है, चलो इसको हम 8 कर देते हैं, तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो एम्प्टी सेट आ जाता, ठीक है, हमारे पास रिजल्ट में। नेक्स्ट आते हैं हम प्रॉपर्टीज की तरफ। हमारे पास प्रॉपर्टीज आती हैं, ये कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये एमसीक्यूज में आ सकती हैं, इसलिए आप लोग गो थ्रू कर लें इसको। ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी बोथ आर कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। कैसे, अब यहाँ पर हम एग्जांपल देखें, तो अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम ए को छोड़ दें और बी इंटरसेक्शन सी पहले कर लें, फिर उसके साथ ए का इंटरसेक्शन कर लें, ठीक है। और इसी तरह यूनियन का भी होगा। यहाँ पर मैंने यूनियन मेंशन नहीं किया, लेंथी हो रही थी वीडियो, तो इसलिए बस मैंने शॉर्ट किए। अगर ए इंटरसेक्शन यूनियन बी हो और फिर यूनियन सी हो तो आप लोग वो भी इक्वल होगा ए यूनियन बी यूनियन सी, पहले इसको कर लें फिर इसको, एक ही बात है दोनों की, ठीक है। इसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, बी इंटरसेक्शन ए के, मतलब कॉमन ही दोनों में लेना ना, ये पहले ए और बी लिखा है या बी लिखे इससे मैटर नहीं करता। इसी तरह ए यूनियन बी वो इक्वल होगा बी यूनियन ए के, क्योंकि दोनों को इकट्ठा करके लिखना है तो पहले इसके मेंबर लिखे या उसके लिखे, एक ही बात है, ठीक है। और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है कि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी पहले लिख लें और ए इंटरसेक्शन सी भी हो रहा है ना, तो ए इंटरसेक्शन सी और बीच में क्या हो रहा है यूनियन, तो हमने बीच में यूनियन डाल दिया, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वैल्यू, इसलिए हमने डिस्ट्रीब्यूटिव इसका नाम है। नेक्स्ट आता है हमारे पास नंबरिंग सिस्टम। नंबरिंग सिस्टम में हमारे पास कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो सारे हम देखेंगे। नेचुरल नंबर होता है जो कि 1 से स्टार्ट होता है, याद रखना 1 से, ठीक है। होल नंबर होता है वो होता है 0 से स्टार्ट। अगर आपको क्वेश्चन में होल नंबर का हो तो आपने 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है, और नेचुरल नंबर का हो तो वो 1 से करना है। इंटीजर हमारे पास आता है जो z से डिनोट होता है, नेचुरल नंबर n से होता है। इंटीजर में प्लस माइनस आता है, यहाँ पर ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि 0 बीच में, यहाँ पे -1 -2 की वैल्यू और यहाँ पे +1 +2 की वैल्यू, ठीक है, एक ही बात है। प्लस माइनस एक साथ लिखे या अलग अलग करके लिखे, बीच में 0 डालें, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, डॉट डॉट डालना है कि ये जो है हमें लिमिट नहीं पता, इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर हमारे पास आता है जो कि p बाई क्यू की फॉर्म में हो, ठीक है। रैशनल नंबर q से डिनोट होता है, जैसे 1/2 2/3 कोई भी वैल्यूज हो सकती है, ठीक है, डिवीजन की फॉर्म में। इररेशनल वो होते हैं जो कि डिवीजन की फॉर्म में नहीं होते, मतलब डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड ना, 1/0 जो होता है ये इररेशनल होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर पाई देखें √2 जिसका भी कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, नेगेटिव आता है, √2 तो पॉइंट में आता है ना, इसलिए ये भी नहीं है। √3 √5 पाई का वैल्यू भी है 22/7 22/7 आती है वैल्यू। इस तरह और भी एग्जांपल्स हो सकती है, ठीक है, इरेशनल की। और फिर हमारे पास आता है रियल नंबर। रियल नंबर होता है जिसमें सारे रेशनल और इरेशनल होते हैं, मतलब पॉइंट्स वाले वैल्यू भी होती है जिसमें डिवीजन भी हो और जिसमें सिंपल डिवीजन वाली भी हो, तो दोनों का यूनियन मतलब दोनों को इकट्ठा करके नेचुरल नंबर में आती है ये चीज। नेक्स्ट हमारे पास आता है कार्डिनैलिटी ऑफ सेट। कार्डिनैलिटी मतलब आप किसी सेट का बताएं कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट ए,
तो कार्डिनैलिटी कैसे होती है, इस तरह डिनोट होती है, दो बार्स है, इसको डिटर्मिनेंट भी कहते हैं। आगे हम जो पढ़ेंगे उसमें डिटर्मिनेंट की ये फॉर्म होगी, तो वो जो है मैट्रिसेस में आएगा तो आपको उसमें डिटर्मिनेंट कहेंगे। लेकिन अगर इस तरह है सेट्स में तो इसको हम कार्डिनैलिटी कहते हैं। ठीक है, किसी नंबर में एलिमेंट पूछे आपसे 1 2 3 तो आप कहेंगे इसकी कार्डिनैलिटी है 3। ठीक है, अच्छा हमारे पास कॉम्प्लीमेंट आता है। कॉम्प्लीमेंट कैसे कहते हैं, कोई भी सेट हो यू में से माइनस करना उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। यू माइनस ए इज ए कॉम्प्लीमेंट। अब हमें यूनिवर्सल सेट दिया है और ए का सेट दिया है, यूनिवर्सल सेट में से ए वाले सारे नंबर्स माइनस कर लें तो जो नंबर रह जाएगा वो क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, ये क्या है, ये वाला सेट ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसमें से हमने सारे माइनस देखे, ये हमारे पास नेचुरल नंबर है 10 तक, 1 से 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये हमारे पास इवन नंबर है 2 4 8 6 8 10 इवन नंबर। तो जब हम नेचुरल में से इवन निकाल दिए तो और रह गए ना। इस तरह आप लोगों ने अगर मुश्किल लगता है तो ऐसे ऐसे माइनस करें, ये माइनस ये हो गया, फिर कौन सा हो गया 4 माइनस हो गया, फिर 6 इस तरह करें तो जो इधर रह गए ना नेचुरल नंबर में 1 3 5 7 और जो 9 इस तरह, तो वो होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा ये। नेक्स्ट आते हैं हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ। कॉम्प्लेक्स नंबर अब हमारे पास मेन है, इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से। कॉम्प्लेक्स नंबर वो होते हैं जो कि हम आयोटा की फॉर्म में, जिसमें आयोटा लिखा होता है। ठीक है, बस सिंपल से ये याद रखें, कोई इक्वेशन हो जिसमें आयोटा हो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। जो आसानी से सॉल्व नहीं होता उसमें पे जो है वैल्यूज को जो है उस तरह करते हैं, फैक्टराइजेशन करके उस तरह सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक एक्स है, ये जो हमारे पास तो पहले सिंपल लाइन होती थी ना 0 1 2 3 और इधर नेगेटिव वाले, तो वो हमारे पास एक एक्सिस होती थी जिसमें हम नंबर्स को सॉल्व कर लेते थे। लेकिन अब हमारे पास इस तरह हो अगर, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, दूसरी साइड हो तो इसको हम क्या कहते हैं, रियल पार्ट जो कि हमारे पास पहले से था, और दूसरा हमने फिर क्या कर दिया, इमेजिनरी पार्ट बना दिया कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इसको हम आयोटा कहते हैं, वाई के साथ आयोटा होगा। ठीक है, अब हमारे पास देखिए कॉन्जुगेट क्या होता है। कॉन्जुगेट होता है डिवीजन के लिए यूज, मतलब कोई नंबर हो उसका ऑपोजिट वो कॉन्जुगेट होगा। देखिए कॉन्जुगेट स्टार से डिनोट होता है। अब यहाँ पर हमारे पास अगर z है, कॉन्जुगेट है मतलब कोई नंबर है वो है a प्लस आयोटा b, तो यहाँ पे प्लस है ना तो इसका कॉन्जुगेट में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, और ये वैल्यू लिखी हुई है कि आयोटा स्क्वायर जहाँ पर भी होगा उसकी जगह -1 करना है, तो ये कन्वर्ट हो गया ना रियल नंबर में। ठीक है, जहाँ पर 2 आयोटा आएंगे तो वो -1, तो फिर वो आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे एग्जाम्पल करेंगे तो आपको इसकी समझ आएगी क्लियरली। हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू हम फाइंड करते हैं इससे, अगर कोई वैल्यू है a प्लस आयोटा b, तो एब्सोल्यूट उसका लगाना है तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b, तो a स्क्वायर लगाएंगे और b का क्या है आयोटा स्क्वायर, तो b स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये फॉर्मूला एग्जांपल करेंगे तो आपको इसकी समझ आएगी। अब ऐड करेंगे तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड करते हैं देखें, तो अब हमारे पास एक है a प्लस आयोटा b और दूसरा है q माइनस आयोटा z। तो ऐड क्या करना है, सिंपल दोनों को एक साथ लेके ऐड करना है, a जो रियल नंबर है इसको एक साथ और आयोटा वाले जो है एक साथ, a प्लस q हो गया और आयोटा b माइनस आयोटा, ये प्लस है ना तो उधर जाएगा तो माइनस आयोटा भी हो जाएगा, और यहाँ पे ये माइनस वैसे का वैसे माइनस आयोटा भी, इसको ऐड करेंगे तो अभी ए बी की फॉर्म है ना 1 2 होगा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को करेंगे तो आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा जो कि -1 के इक्वल है, तो उसको फिर उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, एग्जांपल आगे करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। हमने एडिशन में ऐड किया ना, मतलब बीच में प्लस लगा दिया और दूसरी वैल्यूज उधर ही, अगर सब्ट्रैक्शन हुई तो सब्ट्रैक्शन में माइनस बीच में लगेगा, बाकी सारा सेम होता है। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो कि कैसे होता है, मल्टीप्लाई प्लस और माइनस एक तरह होता है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन डिफरेंट होता है, इसलिए मैंने वो दोनों करवाए हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई में देखें तो दो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले वाले नंबर को पूरे के साथ करेंगे फिर दूसरे वाले नंबर को पूरे के साथ करेंगे। 3 को किया 4 प्लस 5 आयोटा, फिर प्लस 2 को किया 4 प्लस 5 आयोटा। अब 3 4 12, 3 5 15 आयोटा, 2 4 8 आयोटा और 2 5 10 आयोटा स्क्वायर हो गया, दो आयोटा है ना तो आयोटा स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट देखिए तो 12, ये दोनों सेम है तो हमने क्या कर दिया इसका 32 हो गए। प्लस में जो है देखिए आयोटा ऐड नहीं होगी, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती है, ये याद रखना। अब ऐसा ना कर देना कि 15 और 8 32 होते हैं, दो आयोटा तो आयोटा स्क्वायर डाल दिया, नहीं, प्लस में एडिशन में पावर ऐड नहीं होती है, एडिशन में नंबर ऐड होते हैं, यहाँ पर तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो इसलिए पावर ऐड हो गई। ठीक है, 10 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लग गया। फिर हमने लिखा 12 23 आयोटा और 10 तो माइनस प्लस माइनस -10 आ गया। ठीक है, 12 में से 10 चले गए तो 2 आ गया और प्लस 23 आयोटा, हमारे पास सिंपल आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह हम डिवीजन का देखें तो डिवीजन के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास फिर नीचे कॉम्प्लेक्स आयोटा आ जाता है तो डिवीजन फिर कैसे करेंगे, इसलिए हम इसका एक मेथड है, ये याद रखना, ये गलती नहीं करना कि सिंपल डिवाइड करने लग जाए, ये डिवाइड नहीं होता ऐसे, इसको आपने कॉन्जुगेट से करना है। अब हमारे पास कोई नंबर है 2 प्लस आयोटा, इसका हमने अब करना है डिवीजन। ठीक है, सिंपल हमें ये क्वेश्चन दिया होगा 2 प्लस आयोटा, तो हम क्या करेंगे उसके कॉन्जुगेट से डिवाइड करेंगे, सॉरी ये पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा, तो अब हमने कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस था तो वहाँ क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे भी प्लस, प्लस से मतलब उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब इसको देखिए तो ये 2 2 है 2 आयोटा, तो क्या हो गया 2 आयोटा स्क्वायर हो गया। ठीक है, और नीचे देखें तो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, एक जगह माइनस एक जगह प्लस, तो हमने क्या कर लिया 2 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर हमारे पास 1 के इक्वल होता है तो हमने 1 लगा दिया। ठीक है, अब देखें तो हमारे पास आता है 2 पावर a स्क्वायर प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है ना, तो हमने क्या करना है a स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो गया 2 आयोटा। ठीक है, इसी तरह a का स्क्वायर नीचे देखें तो 2 2 4 और प्लस 1 का स्क्वायर तो हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, अब इसको क्लियर किया तो 2 2 4 माइनस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा -1 के, यहाँ -1 आ गया और यहाँ पे प्लस 2 2 4 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 + 1 तो 4 + 1 तो 5 आ गया। अब इसको देखें तो इन दोनों को माइनस किया तो 3 आ गया, 4 आयोटा वैसे का वैसे ही डिवाइड बाय 5, अब ये 5 इसके साथ भी है ये 5 इसके साथ भी, तो हमने दोनों को सेपरेट कर लिया। ठीक है, ये यहाँ पर खत्म होता है डिवीजन का, लास्ट एक एब्सोल्यूट वैल्यू वाला हमारा क्वेश्चन है।
कि अगर हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी हो तो वो हम कैसे करेंगे। कॉन्जुगेट की एब्सोल्यूट वैल्यू मैंने आपको पीछे फॉर्मूला बताया है, ए स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो हमारे पास यहाँ पर देखें तो क्या है, हमारे पास ए ये वाली वैल्यू है और ये वाली बी वैल्यू है। तो हमने ए की जगह क्या लिखा है 3/5 का स्क्वायर, प्लस बी का हमने क्या किया 4 आयोटा बाय 5 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर उसके ऊपर अंडर रूट आ गया। इसका स्क्वायर करें तो 3 3 9 और 5 5 25, 4 4 4 16 और माइनस क्या हो गया आयोटा, 2 आयोटा ना तो -1 आ गया। ठीक है, वो डालने ना डालने की बात है। फिर हमने किया इसको दोनों को ऐड किया तो हमारे पास 25 आ गया, और इन दोनों को किया तो मतलब नहीं सॉरी एलसीएम लिया, तो नीचे दोनों सेम होते हैं ना इस तरह वैल्यू, तो हम एलसीएम लेते हैं, तो दोनों का एलसीएम 25 आया, और इसको जब ऊपर से मल्टीप्लाई किया तो 25 ऊपर भी आ गया। ठीक है, इसका अब दोनों 25 डिवाइड बाय 25 तो वो 1 आता है, उसको अंडर रूट करें तो ये हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू आती है। यहाँ पर हमारा ये वाला लेक्चर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप इसकी प्रॉपर वीडियो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, जो सेट्स के हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं 4 पार्ट है, आई गेस के 5 पार्ट है, तो आप वो जाके विजिट करें, आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी। हमारा रिव्यू टॉपिक फंक्शन का। ठीक है, फंक्शन में क्या है, फंक्शन किसे कहते हैं, फंक्शन इज अ वेल डिफाइंड रिलेशनशिप फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी। ठीक है, ये डेफिनेशन है, इससे आपको समझ नहीं आएगी, पेपर में डेफिनेशन आती भी नहीं है, बस आपके लिए मुख्तसर सी डेफिनेशन है, इसको याद कर ले। ठीक है, फंक्शन कैसे होते हैं, 1 to 1 होते हैं या मैनी टू वन। 1 to 1 कैसे होंगे, अगर एक आपके पास इनपुट है तो उसका आउटपुट भी 1 ही हो, जैसे 1 1 का आएगा, 2 2 का, एक सिंगल 1 to 1 है। ठीक है, मैनी टू वन क्या होगा कि एक तीन आउटपुट हो, लेकिन इनपुट हो लेकिन आउटपुट उसका एक ही आए। सॉरी इग्नोर करें इस लकीरों को, ये मेरे बेटे ने की है। ठीक है, तो आप इसको देखें, अगर इस तरह है कोई फंक्शन 0 0 0 तो इसका एक आउटपुट भी एक ही आए। फॉर एग्जांपल आउटपुट 1 आता है या 0 आता है या जो भी आता है, एग्जांपल तीनों का एक ही रिजल्ट आए, तो वो आउटपुट एक ही आना चाहिए। अगर इनपुट ज्यादा है तो फिर भी आउटपुट एक आए। ठीक है, ऐसे तो पेपर में नहीं आता, लेकिन एक कॉन्सेप्ट के लिए कि अगर आपको मिल जाए कि फंक्शन कैसे होते हैं, कब फंक्शन होंगे मैनी टू मैनी, तो वो नहीं हो सकता, वो मैनी टू वन ऑप्शन इस तरह आ सकते हैं ना, तो आपने मैनी टू वन ही करना है। ठीक है, ऑपरेशन हम देखते हैं, फंक्शन में ऑपरेशन कैसे होते हैं, एडिशन होती है, सब्ट्रैक्शन होती है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जैसे कि हम सेट्स में भी करके आए हैं, फिर जो आगे मैट्रिसेस है उसमें भी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये होती है, ऑपरेशंस होते हैं। तो एडिशन कैसी होगी, दो फंक्शन होंगे, एक्स बीच में प्लस लगाएंगे, दूसरा फंक्शन, दोनों को ऐड कर लेंगे। अगर कांस्टेंट वैल्यू होंगी तो कांस्टेंट को एक साथ ऐड करेंगे, अगर एक्स वाई की होंगी तो एक्स वाई को एक साथ करेंगे और ऐड करेंगे, सिंपल सा। इसी तरह ऑपोजिट सब्ट्रैक्शन भी वैसे ही होगी, जैसे एडिशन होगी लेकिन साइन क्या होगा, सब्ट्रैक्शन का होगा। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, एक सेट होगा, मतलब सॉरी सेट एक फंक्शन होगा, दूसरा फंक्शन होगा, तो आपने पहले एक फंक्शन के अगर ऐसे है 3 + y है इस तरह ना, और फॉर एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, 3 + 2y है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहले इस 3 को इस पूरे के साथ करना है, फिर y को इस पूरे के साथ करना है। ठीक है, इस तरह मल्टीप्लिकेशन होगी। पूरी वीडियो मेरे पिछले लेक्चर में जो है अवेलेबल है, बाकी जो हमने पढ़ा है तो आप डिटेल उसमें जाके देखें, यहाँ पर लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं जो है आपको एक रिव्यू से दे रही हूँ कि एडिशन कैसे करनी, सब्ट्रैक्शन एग्जांपल नहीं कर पाएगी। एग्जांपल के लिए एक दफा आप वीडियो जो है पिछले लेक्चर जो है वो गो थ्रू कर लेना, कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि एडिशन नजरों से गुजरा होता है तो आपके लिए इतनी मुश्किल नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं करना कि बिल्कुल देखे बगैर ही आप इग्नोर करने के बस ऐसे एडिशन होती है। एक आध एग्जांपल चेक कर लेना। अगर आपके पास टाइम नहीं है वीडियो देखने का तो जल्दी से आप जाके गूगल पर लिख लें कि एडिशन ऑफ फंक्शन, तो 2 एडिशन की एग्जांपल आ जाएगी, या सब्ट्रैक्शन की शॉर्ट टाइम में। नेक्स्ट आता है मल्टी डिवीजन वैसे ही होगा, एक फंक्शन डिवाइड बाय दूसरा फंक्शन। ठीक है, अब हम आते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन की तरफ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी लिख देती हूँ, ये पेपर में लाजमी आता है। कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होते हैं, कॉम्पोजिट को कहते हैं एफ ऑफ जी। ठीक है, ये जीरो का मतलब है ना ऑफ, इज इक्वल टू या जी ऑफ एक्स हो सकता है, दोनों का आंसर इक्वल क्या होगा, एक्स का आएगा। एक सेट है एक्स, ठीक है, एक फंक्शन है एक्स, तो हमने दोनों को करके देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं और देखते हैं कि एफ ऑफ जी कैसे करेंगे। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ऐसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यही बात हो गई ना, तो हमने इस तरह करके फिर खोलना है। ठीक है, अच्छा ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसका ये है 3x + 2, और जी ऑफ एक्स है उसका है x स्क्वायर। ठीक है, तो हम एफ ऑफ जी कैसे करेंगे, इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, वैसे जो मैंने ऊपर बताया वैसे लिखेंगे। और फिर हमने क्या करना है, एफ जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, जी ऑफ एक्स हमारे पास x स्क्वायर है, तो हमने जी ऑफ एक्स की जगह जी ऑफ एक्स का जो फंक्शन है वो डालना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स आ गया ना, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, 3x + 2 है, तो 3 लगाएंगे, x स्क्वायर इसलिए लगाया कि x हमारे पास ऊपर स्क्वायर में, तो इसलिए हमने यहाँ पर x स्क्वायर लगा लिया, प्लस 2x का ऐसे आ जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, अगर हमने जी ऑफ एक्स करना हो, यहाँ पे तो हमने एफ ऑफ जी किया, तो जी ऑफ एक्स करना हो तो हम क्या करेंगे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स अंदर। अब एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या, एफ ऑफ एक्स हमारे पास 3x + 2 है, तो वो हमने अंदर डाला। अब हमारे पास जी ऑफ एक्स आ गया, ये एक्स की वैल्यू है ना एफ ऑफ एक्स की, तो जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या होगा, एक्स का स्क्वायर है ना, तो हमने उस पूरे फंक्शन के ऊपर क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। ठीक है, ये तो जी ऑफ एक्स होता है ना, ऐसे है ना, जी ऑफ एक्स, तो ये एक्स है, तो एक्स के ऊपर यहाँ क्या है हमारे पास स्क्वायर, तो हमने पूरे के ऊपर स्क्वायर डाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं इनवर्स ऑफ फंक्शन। इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या है कि f के ऊपर इनवर्स -1 को इनवर्स कहते हैं x। अब इसका इनवर्स कैसे लेना है, 3 स्टेप्स, ये मेन 3 स्टेप्स है, आपने ये याद कर लेने हैं, इस स्टेप को फॉलो करना है। जब भी इनवर्स आए आपने ये 3 काम करने हैं। पहले क्या करना है, रीराइट करना है x और f ऑफ x को y की जगह, जो भी हमारे पास f ऑफ x होगा हमने उसकी जगह y लगा देना। फिर हमने क्या करना है, जहां जहां x है वहां पर हमने y लगा देना, और y की जगह पर x लगा देना, स्वैप कर देना। और लास्ट में क्या करेंगे, हम y को सॉल्व करेंगे, जैसे मतलब y इज इक्वल टू जो भी रिजल्ट आता है उधर दूसरी साइड होगा। ठीक है, एग्जांपल करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। हमारे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू 5x + 3। ठीक है, अब हमने क्या किया, पहला स्टेप है f ऑफ x को हमने y
y के इक्वल किया, तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लगा दिया, y लगा दिया। ये फंक्शन एज इट इज लिख लिया एफ ऑफ एक्स 5x + 3 वैसे का वैसे। अब दूसरा स्टेप हमारे पास है कि हमने x और y को स्वैप करना है, जहां जहां x है वहां y लगाना है, जहां जहां y है वहां x लगाना है। तो ऊपर देखिए यहाँ पर y है तो हमने यहाँ x लगा दिया, यहाँ पर x है तो हमने यहाँ पर y लगा दिया, स्वैप कर दिया। अब हमने y को सॉल्व करना है ना, सॉल्व फॉर y, तो हमने सॉल्व करना y, तो उसके पास जितनी एक्स्ट्रा चीजें हैं उसको दूसरी साइड पे भेज देंगे। पहले तो +3 एक्स्ट्रा है तो उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, ठीक है, -3 x - 3 = 5y। अब हमारे पास 5 एक्स्ट्रा है तो 5 को दूसरी साइड में भेजेंगे, तो 3 - x - 5 डिवाइड बाय सॉरी x - 3 डिवाइड बाय 5, उधर 5 इधर आ गया, तो f और x - 3 डिवाइड बाय 5 किसकी वैल्यू आ गई, y की। तो y क्या था, इनवर्स फाइंड करे थे ना, तो हमने y की जगह क्या लगा दिया, इनवर्स, f इनवर्स = x - 3 डिवाइड बाय 5। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शंस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है फंक्शन का। अच्छा, हमारे पास क्वाड्रेटिक किस तरह होते हैं, पहले हमारे पास हाईएस्ट पावर होती है 2, फिर उसके बाद सिर्फ x आता है और उसके बाद कांस्टेंट आता है, a लिख लें, b लिख लें, c = 0, जो भी आप डालते हैं a b या c, ठीक है। या फिर आपकी हाईएस्ट पावर 3 होगी, फिर 2 होगी, फिर 1 होगी, इस तरह पावर जाएगी, ठीक है। अब एग्जांपल देखें तो क्वेश्चन इस तरह दिया कि a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पहले स्क्वायर की वैल्यू फिर 1, फिर उसके बाद कांस्टेंट आ गया। एग्जांपल में आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। इसके जो ये क्वेश्चन है ना उसमें पावर हाईएस्ट 2 होगी, फिर 1 और फिर कांस्टेंट होगा। अब हमारे पास क्या है, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 = -1। माइनस इस साइड पे लगता है, यहाँ पर मुझसे जगह रह गई थी इसलिए मैंने बाद में माइनस डाल दिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि 1 पहले इधर है ना तो इसको उधर करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए इक्वल की दूसरी साइड पे 0 है ना, तो हम पहले दूसरी साइड को 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, या -1 है तो उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, x स्क्वायर माइनस 6x, ये दोनों सेम है तो इनको ऐड कर लिया तो 5 आ गया। अब इसको हमने क्या किया, फैक्टराइज किया, 6 को खोला, अब यहाँ दो पार्ट में खोलेंगे हम, 5 आ जाए, दो ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करें कि 5 आ जाए और प्लस माइनस करें तो 6, तो 5 1 5 आता है और 5 × 1 = 5 आता है, तो 5 आ गया। और इन दोनों का ऐड करें तो हमारे पास तब भी क्या आता है, 6 आता है। तो हमें ये 6 चाहिए और 5 चाहिए ना, तो इन दोनों को हमने कर दिया। तो अगर यहाँ पर माइनस है ना तो हम क्या लगाएंगे, माइनस दोनों के साथ, माइनस माइनस जब होगा तो वो आपस में ऐड ही हो जाता है ना, -5 -1 तो क्या होगा, -6 आ जाएगा। साइन का ख्याल रखना है कि अगर माइनस है तो हमने यहाँ पर माइनस हाईएस्ट के साथ लगाना होगा, लेकिन यहाँ पर अब हमने ऐड करना, अगर हम एक के साथ माइनस एक के साथ प्लस करेंगे तो फिर हमें माइनस करना पड़ेगा, इसलिए हमने दोनों के साथ माइनस लगाया कि -5 और -1 दोनों ऐड होके हमारे पास -6 आ जाए, ठीक है। तो हमने एक ब्रैकेट में उसको कर दिया फैक्टराइज, -5 आ गया, दूसरे में -1 आ गया, इन दोनों को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास यहाँ पर एक स्टेप मैंने छोड़ दिया, डायरेक्ट करा दी क्योंकि फैक्टराइजेशन आसान है, हर दफा हम करते हैं, तो इस वजह से हमने क्या कर दिया x। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक स्टेप है, 6x + 5 था ना, x स्क्वायर = माइनस, तो हमने फैक्टराइज किया तो हमने लगा दिया -5x - 1x, ठीक है। दोनों को ऐड किया तो वही आ गया, x लगाना है दोनों के साथ +5। उसके बाद यहाँ पर x कॉमन ले लिया तो हमारे पास x - 5 रह गया, दूसरी साइड पे -1 कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या आ गया, x - 5, तो माइनस माइनस था ना इसलिए यहाँ माइनस आ गया। तो यहाँ पर क्या कर दिया, x - 5 एक ब्रैकेट और दूसरा x -1, ठीक है, इसलिए ये वाला स्टेप यहाँ पर ही आया है, ठीक है। अब दोनों x - 5 का मतलब है वो भी इक्वल टू 0 है और x - 1 का मतलब है वो भी 0 है इक्वल के, तो यहाँ पर क्या हो गया, x = 5 और यहाँ पर हो गया x = 1, ठीक है। दो आंसर आ गए हमारे पास, दो वैल्यू x की आ गई, तो ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं हमारा, इसके बाद एग्जांपल एक और आती है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, ठीक है। ये शॉर्टकट होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हमारे पास अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 6x + 8, ठीक है, तो आपको देखने से पता चल रहा है ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला याद करना जरूरी है, आपको एग्जाम एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं फॉर्मूला, ठीक है। साइन याद रखने हैं क्योंकि इस तरह होते हैं, कभी यहाँ प्लस लगा देते हैं, कभी यहाँ माइनस की जगह प्लस लगा देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, तो वो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइन क्या। तो फॉर्मूला याद करना है, x = -b + -b² - 4ac / 2a, ठीक है। अब हमारे पास जहां जहां ये क्या है, ए हमारे पास क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, बी हमारे पास क्या है 6 और सी हमारे पास क्या है 8, तो हमने ए बी सी लिख लिया। अब जहां जहां बी है वहां बी की वैल्यू, जहां जहां ए है वहां ए की वैल्यू, जहां जहां सी है वहां सी की वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व करना है। माइनस माइनस प्लस हो गया तो 6 आ गया, प्लस माइनस वैसे का वैसे, 6 6 36, तो दो साइन आपस में जब 6 है ना तो -6 × -6 होगा ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 6 36, तो इधर साइन प्लस आ गया, ठीक है। -4 8 32, तो 32 1 32 आ गया, डिवाइड बाय 2 1 2, इन दोनों को माइनस किया तो 4 आ गया, डिवाइड बाय 2 वैसे का वैसे, 6 भी वैसे का वैसे। अब 4 का अंडर रूट क्या है, मतलब 4 का स्क्वायर ले रहे हैं, तो ये इस तरह 2 2 4 आता है ना, तो हमने इसको इस तरह करके अंडर रूट काट दिया, तो हमारे पास सिंपल 2 आ गया, ठीक है। तो 2 आया तो हमने क्या किया, अब ये 2 जो है एक दफा प्लस के साथ है ना, 6 + 2 है और एक दफा माइनस के साथ, तो हमने अलग कर दिया दोनों को, इन दोनों को ऐड किया तो 8 / 2 आ गया, इन दोनों को ऐड किया माइनस किया तो 4 / 2 आ गया, 2 1 2 2 4 8 आ गया, इसका आंसर 4 आ गया। और ये 2 1 2 2 2 4, तो इसका आंसर 2 आ गया। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में जो हमने फैक्टराइजेशन से किया था तो हमारे पास दो आंसर x की वैल्यू आई थी ना, यहाँ पर भी हमारे पास दो वैल्यू आती हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा बस मैंने इसमें जो है इंपॉर्टेंट चीजें आपको करवा दी हैं, आपने बाकी लेक्चर लेना है जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन हो, तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा ये फंक्शन का रिव्यू खत्म होता है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है और एग्जाम
एग्जांपल्स करनी है तो आप लोग जाके फंक्शंस के मेरे जो पार्ट है फोर पार्ट है आई गेस 3 to 4 पार्ट्स वो वॉच करें तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी मिड टर्म के लिए। मिड टर्म जो है उसका लास्ट लेक्चर है ये, उम्मीद है आप लोग जो है ध्यान से देखेंगे ताकि आपका मिड टर्म जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। इसमें सारा हम रिव्यू करेंगे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट को, ठीक है। तो आपके जितने भी पिछले लेक्चर अगर आपने नहीं लिए तो आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। जिस चीज़ की समझ ना आए तो आपने जाके वीडियो को देखना है जो इनके अपने ओरिजिनल लेक्चर्स हैं, लेक्चर नंबर आई गेस जो है इससे पिछले कौन से थे 15, 14, 13, 15 ये सारे थे। तो उधर जाकर आपने डिटेल में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी अब आपको, मेरे चैनल पर ये लेक्चर अवेलेबल है तो आपको 5 to 10 मिनट्स में अच्छे से समझ आ जाएगी शॉर्ट में, ठीक है। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना और कमेंट जरूर करना अगर किसी पॉइंट की समझ ना आई हो, ठीक है। हमारा फर्स्ट टॉपिक है मैट्रिसेस, ठीक है। मैट्रिसेस क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन रो और कॉलम। ये कोई भी नंबर है उसको रो में और कॉलम में अरेंज करने को मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास देखें तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, एक रेक्टेंगल होता है। स्क्वायर कैसे होगा? कोई भी 4 वैल्यूज हो जिसका ऑर्डर जो है ना सेम हो, ठीक है। 2 by 2, अब 2 by 2 है ना तो दोनों रो भी ये पहले हम रो लिखते हैं और फिर कॉलम लिखते हैं। तो ये 2 by 2 है तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब ये देखिए तो देखने से रेक्टेंगल की शेप है तो ये रेक्टेंगल है, इसमें कितने रो है 2 और कॉलम कितने 3। तो हम पहले रो को मेंशन करते हैं फिर कॉलम को मेंशन करते हैं, ठीक है। ये ऑर्डर लिखना जरूरी है। जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा वही आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। देखिए एडिशन हम देखते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में क्या है? मैट्रिक्स कैन बी ऐड ऑफ और सब्ट्रैक्ट इफ देयर ऑर्डर आर सेम। मैंने बात कर दी है ये जब ऑर्डर सेम होंगे स्क्वायर मैट्रिक्स टाइप तो तभी एडिशन सब्ट्रैक्शन होंगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। अगर दोनों दो मैट्रिक्स है, दूसरा मैट्रिक्स उसका भी ऑर्डर यही आता है 2 into 3 तो तभी वो जो है ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। एडिशन में क्या है कि अब हम सिंपल एक मैट्रिक्स लिखा दूसरा लिखा, उन दोनों को ऐड करने के लिए बीच में पॉजिटिव साइन, तो हम क्या करेंगे फर्स्ट नंबर को फर्स्ट से ऐड, सेकंड नंबर को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से और फोर्थ को फोर्थ से ऐड करेंगे। आप इसमें लिखा सबको ऐड किया तो हमारे पास ऐड में क्या आता है 1 + 3 4, 3 + 1 4, 4 + 4 8, 5 + 6 11। तो हमारा ये सोल्यूशन आ गया। इसी तरह सेम सब्ट्रैक्शन, अगर सब्ट्रैक्शन होगी तो आप यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ पर माइनस सबके बीच में माइनस आएगा और 3 - 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, 3 - 1 तो यहाँ पर भी 2, 4 - 4 तो 0 आ जाएगा और 5 - 6 तो 1 आ जाएगा। और आपने बड़े से छोटे को करना है तो साइन माइनस का लगाना है, ठीक है। अच्छा ये इसी तरह सब्ट्रैक्शन का हम मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास आता है दो मैट्रिसेस है, मल्टीप्लाई करना थोड़ा डिफरेंट है इसलिए मैंने इसको अलग से करवाया है। क्या है कि अब आपको मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसी तरह फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से। तो पहला 3 है तो 3 × 1 किया इसको, फिर 6 है 6 × 2 किया, फिर आगे हमने आगे थोड़ा गैप देके 3 × 4 करेंगे और 6 × 3 करेंगे। फिर इसी तरह 7 × फर्स्ट मेंबर, फिर सेकंड मेंबर टू सेकंड मेंबर, फिर फर्स्ट मेंबर को फर्स्ट मेंबर से दूसरी रो के और सेकंड मेंबर को सेकंड रो से, ठीक है। इस तरह मल्टीप्लाई करना होता है। फिर सिंपल मल्टीप्लिकेशन है 3 × 1 = 3, 6 × 2 = 12, 3 × 4 = 12, 6 × 3 = 18। इस तरह मल्टीप्लाई करना है, दोनों को ऐड करना है तो हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। डिवीजन जो है वो थोड़ी सी इसकी चेंज होती है इसलिए हम आगे जाते हैं और आगे जाके वो करेंगे, ठीक है। इनवर्स अब हम देखते हैं, इनवर्स करना है तो इनवर्स हम कैसे करेंगे? ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। इनवर्स किसके लिए होगा? सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होगा, ठीक है। अब इनवर्स में हमारे पास देखिए इनवर्स का फॉर्मूला है 1 by डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए। अब डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं पहले वो सीखेंगे, एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं वो सीखेंगे, उसके बाद इनवर्स में हम पुट कर देंगे वैल्यू की, ठीक है। तो डिटरमिनेंट सिंपल मैट्रिक्स का होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो हमारे पास तो उसका इनवर्स डिटरमिनेंट कैसे होता है? इन दोनों वैल्यू को लिखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों वैल्यू को बीच में क्या लगेगा साइन माइनस का, 2 × 1 × 2 माइनस 3 × 4, 2 1 = 2, 3 4 = 12, माइनस किया तो -10 आंसर आ गया। लेकिन अगर हमारे पास 3 by 3 मैट्रिक्स हो, उसको ये भी तो स्क्वायर ही मैट्रिक्स है ना, स्क्वायर तो 3 by 3 भी स्क्वायर है, 2 by 2 भी है, इस तरह 9 by 9 है, ठीक है। तो अगर हमारे पास 3 by 3 होगा तो उसको हम कैसे करेंगे? ये जरा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको गौर से समझे कि हमने क्या करना है। हमने कोई भी रो पकड़ लेनी है जिसमें 0 हो, वो वाली रो पकड़े तो ज्यादा अच्छा है कि वो सारी मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाती है, तो आपको इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो हम पहले लेते हैं 1 लिया तो 1 वाले जो नंबर लिया उसकी रो और दूसरे की उसी रो का कॉलम, ठीक है। ये रो आ गई और ये कॉलम आ गया, ठीक है। आपने क्या करना है उसको एलिमिनेट करके और बाकी के जितने मेंबर्स रहेंगे ना उसका मैट्रिक्स बनाना है 1 1 2 1, ठीक है। ये बन गया। फिर दूसरा मेंबर हम लेंगे 4, सेकंड मेंबर लिया तो इसकी रो कौन सी है? ये रो है और इसका कॉलम ये है, इनको निकाल के हमारे पास ये 4 मेंबर रहेंगे ये और ये, तो इसका मैट्रिक्स बना लिया, ठीक है। अब इसके बाद है हम ले लिया 0 ले लिया तो 0 की रो ये है और 0 का कॉलम ये है, तो ये हटा के हमारे पास 4 मेंबर रहेंगे तो हमने उसका मैट्रिक्स बना लिया, ठीक है। अब क्या करना है? बाहर वाला वैसे ही रहेगा, अंदर का डिटरमिनेंट लेना है। डिटरमिनेंट आपने सिंपल का सीख लिया कि कैसे होते हैं 1 × 1 और 1 × 1 बीच में माइनस लगेगा तो इनको करें 2 1 = 2 माइनस 1 1 = 1 मैंने डायरेक्ट कर दिया। यहाँ पर आपको करके बताया कि ऐसा ना हो कि आपके 1 और 2 कहाँ से आए, तो -4 फिर 2 × 2 माइनस 3 × 1 वो कर दिया प्लस 0, इसको भी वैसे किया 3 1 = 2 1 = 2 माइनस 3 1 = 3, ठीक है। ये माइनस है प्लस नहीं है, इनको आपस में प्लस माइनस करके बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई, इनको आपस में प्लस माइनस करके बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई और ये 0 तो खत्म हो गया, ठीक है। इनको किया तो 1 आया, इनको किया तो -4 आ गया, 3 में से 1 4 में से 1 गया तो 3 आंसर आ गया, ठीक है। ये इसको ऐसे करना है, ये याद रखना है क्योंकि 3 by 3 का थोड़ा सा अलग है। नेक्स्ट हम आते हैं अपना एडजॉइन कैसे लेते हैं। अब हमने डिटरमिनेंट कर लिया ना इनवर्स के लिए, अब हम एडजॉइन देखते हैं। एडजॉइन कैसे करेंगे हम?
कोई भी मैट्रिक्स है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, तो हमने उसका क्या करना है, इन दोनों की जगह चेंज और इन दोनों के साइन चेंज करने होंगे। तो हमने क्या किया, 5 ऊपर आ गया 1 नीचे आ गया और इन दोनों के साइन चेंज, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये माइनस था तो ये प्लस, सिंपल एडजॉइन है। लेकिन अगर हमारे पास 3/3 मैट्रिक्स हो तो हम उसका एडजॉइन कैसे लेंगे, हम उसका ट्रांसपोज करेंगे या हम उसके कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। कोफैक्टर्स फाइंड करके फिर उनका जो है, जो हमारे पास कोफैक्टर्स आएंगे उनका ट्रांसपोज लेंगे। ये तब करेंगे जब हमें क्वेश्चन में कहा हो कि आपने कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। अगर नहीं कहा तो आपने डायरेक्ट उसको ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज कैसे करेंगे, रो को कॉलम में शिफ्ट, तो ये देखिए पहली रो हमारे पास ये है तो हमने इसको कॉलम बना दिया, ठीक है। 147 है तो 147 इधर आ गया, दूसरा है 25 से 8 तो 258 इधर आ गया, इसी तरह 369 है तो 369 ऐसे आ गया, ठीक है, सिंपल है ये। नेक्स्ट आता है सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस इक्वेशन। ये कैसा है कि हमारे पास जो इक्वेशन मिली होंगी हमने उसको मैट्रिक्स में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू का एक बना लेंगे, एक्स वाई का एक बना लेंगे और जो इक्वल की दूसरी साइड है उसका एक बना लेंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं है 1, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, 1 1 2 और यहाँ कुछ नहीं तो 1, ठीक है। एक्स वाई का बन गया और एक बन गया 609 का बन गया। अब इस वैल्यू को हमें ए कह दिया, ये एक्स है और ये बी है, तो हमने इसको क्या करना है, एक्स फाइंड करना है ना, तो ये ए दूसरी साइड पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। अब आपको इनवर्स फाइंड करने आ गया है, इनवर्स में हम क्या करते हैं, पहले डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, 1/डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए। तो आपने डिटरमिनेंट पहले फाइंड करना है, फिर एडजॉइंट फाइंड करना है और इस तरह फॉर्मूले में डाल देना है। तो अब हम पहले क्या करेंगे, इनवर्स फाइंड करेंगे। इनवर्स सॉरी डिटरमिनेंट 1 बाय फॉर्मूला लिखा, डिटरमिनेंट क्या है, पहली वाली वैल्यू के डिटरमिनेंट लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये कर लिया हमने, डिटरमिनेंट ले लिया। अब इसका एडजॉइंट लेना है, हमारे पास इसी का 1 1 1 2 है, तो हमने इन दोनों की जगह चेंज की तो 1 1 ही आ गया, इन दोनों की साइन चेंज की तो दोनों के साथ माइनस आ गया। हमने सिंपल पुटिंग की तो हमारे पास इनवर्स आ गया, ठीक है, पुटिंग की और हमारे पास बाय डिटरमिनेंट 1 बाय -1 और यहाँ पर वही जो हमारे पास एडजॉइन आया। अब इसको हमने क्या करना है, -1 को इससे मल्टीप्लाई करना है ना, डिवाइड बाय। तो हमने क्या किया, ये माइनस था यहाँ प्लस तो ये माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया और ये माइनस प्लस माइनस हो गया, इसके साइन चेंज हो गया। तो हमारे पास एक्स का इनवर्स क्या आ गया, ये आ गया और हमने दूसरी साइड पे बी का सेट था ना, ये एक्स आ गया इज इक्वल टू ए इनवर्स आ गया जो हमने ये भी फाइंड किया और ये बी का सेट, तो हमने फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई किया तो 3/3 आ गया हमारे पास। देखिए मल्टीप्लिकेशन तो आप लोगों ने पीछे सीख लिया ना, -1 को पहले 6 के साथ, फिर -1 को 9 के साथ, इस तरह 2 को 6 के साथ और 2 को -1 को 9 के साथ। मल्टीप्लिकेशन सिंपल भी होती है अगर सिंगल मैट्रिक्स हो तो हम फिर दूसरी साइड पे नहीं जाएंगे, लेकिन अगर 2/2 का मल्टीप्लिकेशन होगी तो फिर हमने आगे भी जाना होगा, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ भी करना होगा, ठीक है। तो हमारे पास 3/3 आ गया। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, बास टाइम गलती हो जाती है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में, तो इसलिए हम इसके लिए एक क्राइमर रूल करते हैं जिससे ये आसानी से फॉर्मूले से आसानी से सॉल्व हो जाता है। पेपर में अक्सर क्राइमर रूल आता है, वो आपको कह देते हैं कि सॉल्व करें इस इक्वेशन को क्राइमर रूल से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आपने अच्छे से समझना है, बहुत ईजी है। इसमें क्या करना है, वही सवाल को हम क्राइमर रूल से करेंगे। तो क्राइमर रूल में क्या करते हैं, पहले मैट्रिसेस बनाए हमने, वही पहले कॉन्स्टेंट का, फिर एक्स वाई का, फिर 6 का। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सचेंज कर लेंगे, पहले ये जो हमारे पास बी साइड है ना, इसमें हम इस मैट्रिक्स से चेंज कर लेंगे, ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स से। तो हम वो क्या फाइंड कर लेंगे, डेल्टा, पहले डेल्टा फाइंड करना है। डेल्टा कैसे फाइंड करेगा, हम डिटरमिनेंट लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई बीच में माइनस, ठीक है। तो हमने इनको किया 1 1 जा 1 2 1 जा 2 माइनस किया तो -1 आ गया, डेल्टा हमारे पास आ गया। अब डेल्टा 1 कैसे करेंगे, डेल्टा 1 में यही चीज करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, ठीक है। हमने डेल्टा 1 पहले फाइंड करना है, पहले डेल्टा किया डिटरमिनेंट लेके, फिर डेल्टा 1 के लिए हमने इसको रिप्लेस किया। रिप्लेस कैसे किया, 6/9 आया और वो दूसरा जो कॉलम है 1/1 वैसे का वैसे रह जाएगा। अब इसका डिटरमिनेंट लेंगे वैसे ही, 6 और 1 -1 और 9 किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 6, इन दोनों को किया तो 9, माइनस किया 6 -9 -3 आ गया, ठीक है। अब डेल्टा 2 फाइंड करना है। डेल्टा 2 में क्या करेंगे, हम सेकंड वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, पहली वैसे की रह जाएगी 1 और 2 वैसे का वैसे, और 1 और 1 की जगह क्या आ जाएगा 6/9, तो 1 और 1 की जगह 6/9 आ गया। इनको मल्टीप्लाई माइनस इनको मल्टीप्लाई, 9 1 जा 9 6 2 जा 12, 9 में से 12 चले गए तो हमारे पास -3 आ गया। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि x इक्वल टू डेल्टा 1 डिवाइड बाय डेल्टा, और y कैसे होगा, डेल्टा 2 डिवाइड बाय डेल्टा। डेल्टा 1 की वैल्यू लिखे -3 बाय -1 और डेल्टा 2 -3 बाय डेल्टा क्या है -1, इन दोनों को डिवाइड किया तो 3 आ गया, ये साइन आपस में कट गए, और इन दोनों को भी किया तो 3 आ गया। तो देखिए x और y की वैल्यू क्या आ गई, 3/3। ऊपर भी क्या थी, हमने ऊपर जो सॉल्व किया था तो तभी हमारे पास ये देखिए 3/3 आई थी, ठीक है। तो ये आसान तरीका है, अगर आपको वो आसान लगता है आप वो करें, अगर पेपर में नहीं मांगा गया तो आपकी मर्जी, जो आप किस मेथड से करना चाहें। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। सिंपल तो इक्वेशन था हमारे पास, 2 थे ना, तो उसमें हमने वो कर लिया था। लेकिन अगर हमारे पास 3 आ जाए, पहले तो पेपर में ये आता नहीं है क्योंकि बहुत लंबा लेंथी हो जाता है प्रोसेस, लेकिन ऐसे भी आ सकता है कि डायरेक्ट आपको सिंपल वैल्यू दी हो जिसमें 1 और 2 1 और 0 वाली हो, हमने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलना होता है। तो इस तरह भी आ सकता है क्वेश्चन में कि ऑलरेडी मैट्रिक्स में बहुत सारी जगह पे आइडेंटिटी 1 1 1 चाहिए होता है, ये 1 1 हो और आपको सिर्फ इनको 0 करना हो, ठीक है। तो आप लोग आसानी से वो आ सकते हैं पेपर में, ये नहीं कि ये बिल्कुल भी नहीं आ सकता, यूवीयू की तरफ से कभी भी नहीं होता कि कुछ आ सकता है या कुछ नहीं आ सकता, वो कुछ भी दे देते हैं, ठीक है। तो हमने इसको मैट्रिक्स बनाया, इसको बनाया एक्स वाई जेड को, और इधर जो इक्वल की दूसरी साइड पे है उनको बनाया। अब हमने क्या करना है, एक्स वाई जेड को साइड पे करना है और ये इसके साथ डालना है, ठीक है। ये देखिए ये वैसे का वैसे ही मैट्रिक्स, और 1/2 इसको डॉट लगा दिया कि पता चले कि ये दूसरा मैट्रिक्स है, और इस पर रो ऑपरेशन लगाने हैं कि हम इसको आइडेंटिटी बना दें। तो रो ऑपरेशन क्या कर रहे हैं, हम पहले ही लगाएंगे रो, ये डिटेल में आपको लेक्चर मिल जाएगा। अगर आपको इसकी यहाँ पर समझ किसी पॉइंट की नहीं आती कमेंट करें, मैं बता दूंगी, लेकिन फिर भी नहीं आती तो आप लेक्चर जो है जरूर लेना ताकि ये पॉइंट क्लियर हो जाए, ठीक है। अब रो ऑपरेशन में क्या होता है कि हम इसको चेंज करते हैं। पहला हमने आइडेंटिटी में क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसे होता है ना 1 1 1 और बाकी साइडें जो होती हैं वो 0 होती हैं। तो हमने इसको आइडेंटिटी बनाना है, तो हमारे पास पहला तो ऑलरेडी 1 है ना, हमने दूसरे को 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है ना,
तो हम रो ऑपरेशन क्या लगाएंगे, रो 2 में से माइनस करेंगे 2 रो 1। 2 रो 1 कैसे, इसको देखिए रो 2 हमारे पास 2 है, -2 रो 1 क्या है हमारे पास 1, तो हमारे पास क्या आ गया 2 - 2 = 2, माइनस माइनस किया तो 0, तो ये 0 हो जाएगा ना। इसी तरह जब रो ऑपरेशन लगाएंगे तो ये पूरी रो पे लगाएंगे, ये नहीं कि सिर्फ हमने पहले नंबर पे लगाना है, पहली रो को छोड़ के तीसरी रो को छोड़ के दूसरे पे लगाएंगे, क्योंकि रो 2 का ऑपरेशन है, ठीक है। तो ये पूरी वैल्यू चेंज हो गई। इसी तरह हमने रो 2 की जगह फिर -2 डालना है यहाँ पर, -2 इंटू रो 1 यहाँ पर क्या है 2 है ना, तो इसको करके फिर दूसरा वैल्यू आ जाएगी, फिर इसको 0 के साथ करना है, फिर 1 को हर वैल्यू के साथ यही तरीका करना है, ठीक है। अब हमारे पास ये जगह 0 हो गई, अब हमने इस वाली इसको 0 करना है, तो हम रो 3 का ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। तो रो 3 का ऑपरेशन कैसे करेंगे हम, रो 3 में माइनस करेंगे 3 रो 1, ठीक है। तो अब इसको करके देखिए रो 3 हमारे पास 3 है, -3 रो 1 क्या है 1, तो 3 - 3 = 3, तो ये 0 हो गया, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। तो ये जैसे किया है तो वैसे ही हमने दूसरी वैल्यू भी डाली है, 3 था ना, तो दूसरा क्या है 5, तो 3 की जगह 5 डालें तो वही हमारे पास आ जाएगा -1, फिर 3 की जगह 4 डालें तो 4 जो है, रो 3 के मेंबर देखने, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आपके ये 2 3 है रो 3 तो सिर्फ 3 डालना है, नहीं, रो पूरी 3 है ना। यहाँ पर भी हमने रो 2 इसलिए 2 डाला था कि पहला मेंबर ही 2 था, यहाँ पर 3 इसलिए डाले कि 3 पहला मेंबर है, उसके बाद दूसरा मेंबर डालना है, फिर तीसरा फिर चौथा डालना है, ठीक है। ये ऑपरेशन अब ये 2 हो गया। अब दूसरी लाइन में डायगोनल में हमें यहाँ 1 चाहिए ना, तो अब हम इसको 1 करने के लिए क्या करेंगे, हाफ से रो 1 को करेंगे, तो रो 1 क्या है 2 है ना, 2 × 1 इस तरह करें, 2 × 1 हाफ, तो इसको जब किया तो हमारे पास क्या आ गया, ये जगह 1 हो जाएगी, ये आप इसमें कट गया तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इस पे भी यही करेंगे और इसके उस मेंबर पे भी करेंगे, ठीक है। सारे मेंबर पूरी रो की जो पूरी रो है सारे के मेंबर को ऐसे ही हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी हाफ से करेंगे, इसको भी हाफ करेंगे, क्योंकि रो 1 को करना है ना, तो जो आएगा वो यहाँ पर चेंज होता जाएगा, ठीक है। इसी तरह आगे भी स्टेप्स हैं, ये थोड़ा लेंथी है, इसलिए यहाँ पर मैंने आपको कंटिन्यू कर दिया है कि आप लेक्चर नंबर 9 ले लें, यही सेम क्वेश्चन वहाँ पर अवेलेबल है, आपको ये डिटेल में समझ आ जाएगी। अदरवाइज नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपको सिर्फ ऑपरेशन याद रखने की, आपको किस स्टेप को कैसे चेंज करना है, ये पूरा पेपर में नहीं आएगा, आपको डायरेक्ट लास्ट से ऊपर वाला स्टेप दे सकते हैं, जिसमें सारे ये 0 1 0 1 और सिर्फ 2 चेंज करने हो, तो फिर उस पर आपने क्या ऑपरेशन लगाना है, ठीक है। ये जरा ट्रिकी है, आप यूट्यूब पे भी जाकर वो लेक्चर भी रो ऑपरेशन के ले सकते हैं कि कैसे हम मैट्रिक्स इस पे रो ऑपरेशन लगा सकते हैं, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। नहीं तो ये पेपर में आता वैसे नहीं है, आप बस कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एशेलॉन फॉर्म। अब एशेलॉन फॉर्म क्या होती है, कोई मैट्रिक्स होता है, उसमें नॉन जीरो नंबर जो होता है ना, जीरो के बाद वाला नंबर वो हमेशा 1 होगा, ठीक है। ये जीरो के बाद वाला नंबर देखिए 1 है, दूसरी लाइन में 2 जीरो के बाद नंबर 1 है, और फिर तीसरी में भी 1 है, और एक तो ये है कि नॉन जीरो नंबर 1 हो, दूसरा ये है कि नॉन जीरो नंबर के बाद नेक्स्ट रो का नॉन जीरो नंबर है उससे राइट साइड पे हो, जैसे देखिए यहाँ पर है ना, तो दूसरा इसके इस साइड पर हो, तीसरा फिर उससे नेक्स्ट पर हो, तो ये एक तो ये सीढ़ी सीढ़ी की तरह हो, ठीक है, और दूसरा नॉन जीरो हो। उसके बाद अगर एक और इसका पॉइंट ये है कि अगर 0 होंगे तो वो लास्ट में होंगे, यहाँ पर मैंने वो मेंशन किया, अगर 0 हो तो वो कहाँ पर हो, लास्ट पे, तो तब वो कौन सी होगी, एशेलॉन फॉर्म होगी, आपको एग्जांपल में एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। इसके बाद दूसरा आता है रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म, तो उसकी एग्जांपल हम लिखते हैं। हमारे पास आता है रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म, वो क्या है कि एक तो डायगोनल पहले नॉन जीरो नंबर 1 हो, देखिए ये 1 है, 0 के बाद ये भी नॉन जीरो 1 है, ये भी नॉन जीरो 1, दूसरा कि ये स्टेयर्स में हो 0, स्टेयर्स में 1 हो और लास्ट में 0, ये तो वही तीनों स्टेप है, लेकिन इसमें एक और एक्स्ट्रा क्या होता है कि नॉन जीरो नंबर जो है उसकी लाइन में उसकी रो में बाकी भी 0 ही हो, देखिए ये बाकी भी 0 है, जिसमें 1 है इसमें भी बाकी 0, इसमें भी बाकी 0। अब इसमें देख लें तो इसमें नॉन जीरो हमारे पास एक तो ये हो रही है बात शायद पूरी हो रही है कि 1 है, दूसरी बात ये भी पूरी हो रही है कि दूसरा उसके राइट साइड पे, और तीसरी भी पूरी हो रही है कि लास्ट में क्या है 0, और चौथी क्या है कि 1 जिस लाइन में है उसमें रिमेनिंग 0 हो, तो देखिए इसमें भी 0 है, इसमें भी 0, इसमें ना हो तो मैटर नहीं करता क्योंकि इसमें 1 ही नहीं है, तो ये तब भी क्या होगा, रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म होगी। लास्ट में हम देखते हैं कि कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कोफैक्टर्स वाला, क्योंकि ये हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन में दे सकते हैं कि कोफैक्टर्स पे जो है आप फाइंड करिए, इनवर्स फाइंड करें, तो एडजॉइन के लिए फिर हमें कोफैक्टर फाइंड करना पड़ेगा 3/3 मैट्रिक्स का। मैंने पीछे ये बात रिपीट की है कि अगर आपके पास इस तरह हो और आपको कोफैक्टर का कहा हो तो पहले आप कोफैक्टर से फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे। अब इसका कोफैक्टर कैसे फाइंड करना है, कोफैक्टर का फॉर्मूला है कि किसी भी आप नंबर से आपको पूछ लिया जाए कि इसका कोफैक्टर क्या, अब जैसे कि 5 का पूछ रहे हैं तो आप लिखेंगे कि 5 कौन सी रो और कौन से कॉलम है, 5 सेकंड रो में है और सेकंड कॉलम है, तो हमने क्या करना है 5 कोफैक्टर 5 का फाइंड करना है, इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है -1 के ऊपर रो और कॉलम लिखने, तो -1 के ऊपर सेकंड रो और सेकंड कॉलम, पहले रो का बताएंगे फिर कॉलम का, ठीक है। और बाकी जो इसके रिमेनिंग पार्ट रह गए ना, जैसे हम डिटर्मिनेंट लेते हैं 1 3 7 9, तो हम उसका डिटर्मिनेंट ले लेना। अब ये इनका देखिए इन दोनों को ऐड किया 2 2 तो 4 हो गया, 1 के ऊपर क्या आ गया 4, और यहाँ माइनस साइन, माइनस को 4 दफा करें तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर पावर ऑड हुई 3 होता तो आप 3 दफा माइनस को करते तो वो प्लस को करते, ये जो माइनस है तो वो क्या आता, माइनस आता, तो फिर आपके पास नेगेटिव साइन आता है, लेकिन यहाँ पर 4 दफा है तो 4 दफा किया तो पॉजिटिव आ गया, ये वैसे का वैसे ही लिख लिया। अब इसको जो है हमने इसका डिटर्मिनेंट करना है, 1 और 9 को मल्टीप्लाई किया और 3 और 7 को मल्टीप्लाई किया, माइनस बीच में लगा, 9 1 9 7 3 14, इन दोनों को माइनस की तो -5 आया। कितना सिंपल है, बस आपको ये याद रखना है कि -1 के ऊपर हमने रो और कॉलम लिखनी है जिस रो कॉलम का पूछा गया है। अगर यहाँ 7 होता है तो हम देखते हैं ये कौन सी रो में, फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो है ना ये और कॉलम थर्ड है, तो फिर 1 और 3 लिखते और फिर उनको ऐड करते तो फिर देखते क्या आता है हमारे पास, कौन सा साइन आता है। अगर यहाँ पर माइनस आता है तो एंड तक हम माइनस लगाते इसको, ठीक है, इस तरह करके फिर यहाँ माइनस लगाते।
तो यहाँ पर हमारा मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का भी पार्ट खत्म होता है, हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है यहाँ से सीक्वेंट एंड सीरीज का। ठीक है, अभी तक हम सेट कर चुके हैं, फंक्शन एंड क्वाड्रेटिक कर चुके हैं और मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट कर चुके हैं। लेकिन ये पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इसमें आपको आराम से दे देते हैं कि फिफ्थ टर्म फाइंड करें, सीक्वेंस फाइंड करें, सीरीज फाइंड करें। तो बहुत शॉर्ट क्वेश्चन होता है जो 2 स्टेप्स में ही हो जाता है कवर, इसलिए ये पेपर में आते हैं लाजमी। ठीक है, तो हम ये स्टार्ट करते हैं हमारा। अच्छा, अब हम कैसे फाइंड करते हैं? सीक्वेंस नाम से ही समझ आते हैं, सीक्वेंस मतलब एक के बाद दूसरा। ठीक है, फिर जैसे लाइन में बनाते हैं, हम कहते हैं सीक्वेंस से खड़े हो जाओ, मतलब हाइट होती है तो हम कहते हैं पहले छोटी हाइट वाला, फिर दूसरी हाइट वाला, फिर बड़ी हाइट वाला खड़े हो जाओ। ठीक है, इस तरह हम खड़ा करते हैं बंदों को भी। तो ये ही इस तरह ही सीक्वेंस है। अब हमें पैटर्न दिए हुए हैं और हमने देखना है कि ये कौन सा सीक्वेंस है। हमें वैल्यूज दी हुई है और बाकी दिया हुआ कि ये फाइंड करो कि इसके बाद कौन सा आएगा। हमने क्वेश्चन को गौर से देखना है कि कौन सा सीक्वेंस इसमें है। पहले 1 है, फिर 4 है, फिर 9, फिर 16। तो सोचेंगे जरा कि ये क्या हो रहा है। तो ये एक तो ये वैल्यूज है ना। ठीक है, हमारे पास टर्म हमेशा यही रहेगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, ये टर्म है, ये पहली टर्म है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी। अब देखा जाए तो हमारे पास हर टर्म का ये स्क्वायर हो रहा है। देखिए 1 का स्क्वायर क्या है, 1 1 1। अब 2 का स्क्वायर क्या है, 2 2 4। 3 का स्क्वायर 3 3 9। 4 4 16। तो मतलब हर टर्म का ये स्क्वायर हो रहा है। तो हमने फॉर्मूला बना दिया n के ऊपर स्क्वायर, मतलब हर टर्म का स्क्वायर हो रहा है। तो हम नेक्स्ट टर्म कैसे करेंगे? 5 5 से 25 था, तो नेक्स्ट टर्म हमारी 6 आएगी ना, तो 6 का स्क्वायर लेंगे, 6 6 36। इसी तरह 7 का स्क्वायर लेंगे, फिर 8 का स्क्वायर लेंगे, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएगी। देखने से ही हमें समझ आ जाएगी कि ये क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास पैटर्न। हमारे पास 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। ठीक है, अब ये पैटर्न इसको देखा जाए तो ऊपर हमारे पास 1 2 3 4 5 लाइन से सीक्वेंस है, लेकिन नीचे क्या है? पहले 2 है, फिर 3 है। मतलब नीचे 2 से स्टार्ट इस तरह है ना कि ऊपर जब 1 है तो नीचे एक वैल्यू बड़ी है उससे, एक नंबर ऊपर। यहाँ पर देखिए हमारे पास तो 2 है तो नीचे एक बड़ी है वैल्यू 3, ऊपर 3 है तो नीचे एक बड़ी 4। मतलब इसका फॉर्मूला हमारे पास ऐसे बन जाएगा कि n टर्म है, n किसे कहते हैं? टर्म को कहते हैं। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, तो हम उसको n कहेंगे। तो n पहली टर्म है और नीचे वाली क्या है? उससे एक नंबर बड़ी है, तो हम क्या कहेंगे? n+1। मतलब नीचे देखिए ये है ना, 2 + 1 3 होता है ना, 3। तो इसलिए हमने क्या कर दिया? n+1 लगा दिया कि ये फॉर्मूला इसका बनता है। फॉर्मूला आपको आ जाएगा तो आप आसानी से टर्म निकाल लेंगे, इसलिए मैं फॉर्मूला बता रही हूँ। एमसीक्यूज में डायरेक्ट आपको कह देंगे फिफ्थ टर्म क्या है, इस तरह कोई भी टर्म्स दे देंगे और पहली दूसरी दी होगी और कहा होगा कि इसकी सिक्स टर्म क्या है। तो आपने फिर फौरन से फॉर्मूले में लगाना है कि सिक्स टर्म कैसी होगी, 6/6 + 1। तो वो आ जाती है हमारे पास 6/7। तो इस तरह आपको आराम से पता चल जाएगा कि नेक्स्ट टर्म क्या है। ठीक है, इसलिए फॉर्मूले आप बना लें अपने लिए। बना लें क्या, ये बने हुए, बस ये याद कर लें। नेक्स्ट देखिए तो हमारे पास आता है 1, फिर 1.1, फिर 1.21, 1.331, 1.4641। अब ये बड़ी वैल्यूज आ रही है। तो आप लोग अगर स्टार्ट से देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है, 1 के बाद 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 1.1 के साथ, तो क्या आ जाएगा? 1.1 ही आ जाएगा ना, 1.1 × 1। फिर देखें तो 1.1 दोबारा 1.1 के साथ मल्टीप्लाई होएगा तो 1.21 आएगा। फिर इसको देखें तो ये दोबारा मल्टीप्लाई होगा 1.1 के साथ, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। फिर देखें तो 1.1 मल्टीप्लाई होगा नेक्स्ट, तो नेक्स्ट इस तरह इसका सीक्वेंस इस तरह बन रहा है कि हर नई टर्म मल्टीप्लाई हो रही है 1.1 के साथ। ठीक है, ये अभी पॉइंट्स में है, ये आप कैलकुलेटर पे करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी कि हो रहा है क्या है। स्क्वायर लेंगे, ये मेन चीज होती है, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, या स्क्वायर लेना, या एक टर्म को ज्यादा ऐड कर देना, या एक को पीछे वाली टर्म से माइनस कर देना, तो आपको समझ आ जाएगा। आगे हम देखेंगे कि कैसे कैसे पैटर्न आते हैं, तो वो आपके दिमाग में होगा कि क्या क्या करना है। जैसे यहाँ पे n+1 है ना, तो हम n-1 भी करके देख सकते हैं कि क्या ये वैल्यू आती है कि नहीं, तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या पैटर्न है। ठीक है, नेक्स्ट आती है एग्जाम्पल हमारे पास 2 4 8 14 22। अब इसको देखिए तो आप लोगों को देखने से लग रहा होगा कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 4 4 2 8 8 2 16। तो 16 आएगा, ये तो 14 है, तो ये पैटर्न नहीं हो रहा। अब आप देखिए, इसको गौर से करेंगे, ये प्रैक्टिस से आएगी ये चीज। ठीक है, ऐसे ही नहीं आ जाएगी कि आप लोगों ने प्रैक्टिस भी ना की और आपको ना आए। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आएगी। अच्छा आप देखिए, तो ये 2 है, तो मतलब पहली तो टर्म आ गई ना, पहले के बाद नेक्स्ट टर्म कैसे आई वो देखते हैं। तो 2 में 2 ऐड किया तो हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, अब 4 में हमने क्या किया है, 4 में 4 ऐड किया है तो हमारे पास 8, 4 + 4 8 आ गया। अब हमने नेक्स्ट टर्म क्या की है, नेक्स्ट टर्म हमारे पास 14 कैसे आई, हमने क्या किया, 8 में हम 8 ऐड नहीं कर रहे, 8 में 8 करेंगे तो 16 आ जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पे देखिए पैटर्न कैसे बन रहा है, पहले में हमने 2 किए, दूसरी में 4, मतलब ऐड जो करे ना उसमें हमने 2 ज्यादा कर दिया ना, पहले में 2 ऐड किए, फिर 4 के साथ मतलब 2 के साथ 2 ऐड किया तो 4 आ गया। फिर 2 के साथ 4 के साथ हम और 2 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो मतलब 8 के साथ 6 ऐड करें, इस वैल्यू के साथ हम 6 ऐड किए तो 14 आ गया। ठीक है, मतलब हम जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं ना उसमें हमने 2 ऐड करना है। अब देखिए ये 14 है, 14 में हम क्या ऐड करेंगे, 22। तो 14 में पहले हमने यहाँ पर पहले 8 के साथ 6 ऐड किया था, तो 8 में 2 ऐड करें, 6 में 2 ऐड करें तो 8 आ जाता है। तो 14 के साथ 8 ऐड किया तो 22 आ गया। ठीक है, फिर 22 में क्या ऐड करें, यहाँ पर पहले हमने 8 ऐड किया था तो अब हम 10 कर देंगे, 8 में 2 और इंक्लूड कर दें 10, तो 22 में 10 ऐड किया तो 32 आ गया। इसी तरह 32 में क्या ऐड करें, 32 में पहले 10 किया था, मतलब पिछली वैल्यू में 10 किया था, तो इसके 2 और ऐड कर दे तो 12 आ जाता है। तो 32 में 12 ऐड किया तो 44 आ गया। ये जरा मुश्किल है इसलिए मैं सारा सीक्वेंस आपको इस तरह समझा रही हूँ। ठीक है, अब 44 में हमने पहले यहाँ पिछली वैल्यू देखी, आपने लिख लिया ऐसे तो समझ आएगी। पहले 12 ऐड किया था ना, तो अब क्या होगा, 14 ऐड होगा, 2 और ऐड हो गए, तो 44 में क्या ऐड हुआ, 14 ऐड हुआ तो 58 आ गया। इस तरह आपका पैटर्न बन रहा है। ये जरा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आगे आएंगे। ठीक है, इसको यहाँ ही समझ लें आप लोग। नेक्स्ट देखिए हमारे पास 1 1 2 3 5 8 13 पैटर्न बन रहा है। अब देखिए पहली टर्म तो आ गई, ठीक है, पहली को तो काउंट ना करें, दूसरी टर्म भी 1 है, ये भी छोड़ दें। ठीक है, अब तीसरी 2 है, तो कैसे 2 आई, मतलब इन दोनों को हमने क्या किया, ऐड किया ना, 1 + 1 तो 2 आ गई। ठीक है, अब 2 के बाद 3 कैसे आई, हमने पिछली दो टर्म को ऐड किया, 1 + 2 किया तो 3 आ गई। फिर 5 कैसे आई, हमने
इससे पिछली दो टर्म को ऐड किया, 2 और 3 को ऐड किया तो 5 आ गई। 8 कैसे होगा, इससे पिछली टर्म को ऐड किया, 3 और 5 को ऐड किया तो 8। फिर 13 कैसे आया, इससे पिछली टर्म 5 और 8 को ऐड किया तो 13 आ गया। तो इसी तरह आप करेंगे 13 और 8 को ऐड करेंगे तो 21, फिर 21 और 13 को तो 34, ये ऐड करते जाएंगे। ये पैटर्न है। ये इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे हमने पिछली टर्म को यहाँ नेक्स्ट में क्या किया था, नीचे ऐड किया था ना, यहाँ पर भी हमने क्या किया, पिछली टर्म को ऐड किया। ऐसी भी आ सकती है हमारे पास, ऐसा सीक्वेंस आ सकता है जिसमें पिछली टर्म को माइनस करना हो तो फिर वो माइनस करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पर, रो ऑफ अ नंबर ऑफ दीस टाइप आर कॉल्ड सीक्वेंस एंड सेपरेटेड नंबर आर कॉल्ड टर्म। मतलब हर नंबर को क्या कहते हैं हम, टर्म। ये तो बात समझ आ गई, लेकिन इस डेफिनेशन को आप आगे अच्छे से एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। हम हर टर्म को कैसे कहते हैं, 1 2 3। मतलब ये नहीं होगा कि यहाँ 4 है तो हम इसको कहेंगे ये 4 है, ये 6 है, ये हम कहेंगे ये पहली टर्म है, ठीक है। इसको हम कहेंगे पहली टर्म, इसको कहेंगे ये दूसरी टर्म, इसको कहेंगे ये तीसरी टर्म। सीक्वेंस की टाइप्स हम देखते हैं। हमारे पास दो टाइप की सीक्वेंस है, अरिथमेटिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ठीक है। ये दोनों हम करेंगे। इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन है ये, ठीक है। पेपर में आ सकता है, टाइप ऑफ सीक्वेंस बताएं और डेफिनेशन लिखे, या ज्यादातर तो डेफिनेशन नहीं आती, मैथ्स के पेपर में क्वेश्चन आएगी, एग्जांपल्स इसकी जो होंगी ना वो आएगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक सैंपल आपके साथ बना दिया कि ये दिमाग में रहे कि अरिथमेटिक सीक्वेंस में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं वो हम आगे देखेंगे। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ज्योमेट्री है ना तो मल्टीप्लिकेशन, इससे दिमाग में रखें कि ज्योमेट्री है तो ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये याद रखें, बस एक अपने लिए निशानी बना दें। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब अरिथमेटिक सीक्वेंस में हम देखें तो क्या हम ऐड कर रहे हैं, अरिथमेटिक सीक्वेंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये भी पेपर में आ सकते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करें, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना कि ये क्या चीज है, ये दोनों सेम ही है, ठीक है। इन विच ईच टर्म, हर टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग कांस्टेंट नंबर। हर टर्म में क्या हम ऐड करते हैं, कांस्टेंट नंबर ऐड करते हैं तो नई टर्म आती है। वो कांस्टेंट नंबर को क्या कहते हैं, हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब हर टर्म का एक ही, जैसे हमने पीछे भी किए हैं जो टर्म्स देखी उसमें क्या था कि हर टर्म में क्या हो रहा था, एक ही सीक्वेंस है ना, अगर स्क्वायर लिया जा रहा है तो हर टर्म का स्क्वायर लिया जा रहा है। इसी तरह हर टर्म कैसे आएगी, अब ये वो तो एग्जांपल छोटी मोटी थी, ये मेन टॉपिक स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर आपको कॉमन डिफरेंस को समझना है कि कॉमन डिफरेंस हम ऐड करेंगे हर टर्म में तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास आएगी। लेकिन कॉमन डिफरेंस हमें कैसे पता चलेगा, ये मेन बात है ना। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, आगे हम एग्जांपल में देखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये टर्म बताई हुई है कि फर्स्ट टर्म हमारे पास ए होगी, सेकंड टर्म कैसे होगी, उसमें कॉमन डिफरेंट ऐड करेंगे, थर्ड कैसे होगी, उसमें कॉमन डिफरेंट ऐड करेंगे। ए एन इसलिए लिखा है कि ए एन मतलब, ए एन का मतलब n माइनस 1 का मतलब है कि जो टर्म हम फाइंड करें उसमें प्रीवियस टर्म, अगर हमें 50 कह दिया तो हम कैसे फाइंड करेंगे ए एन, तो इससे पिछली टर्म तो हमें पता है ना 49 होगी, तो इसलिए ए एन, इसका मतलब है कि अगर जो भी नंबर हो उसकी पिछली टर्म हमें पता होगी ना तो हमारे पास आराम से आ जाएगा। तो पिछली टर्म कैसे आएगी, हम एन को माइनस करेंगे 1 से, अगर 50 टर्म है तो 50 माइनस 1 तो 49 टर्म हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, एग्जांपल देखिए, हमारे पास कोई पैटर्न दिया है 2 5 8 11 to 14। अब हमें इसमें नहीं समझ आ रही कि क्या बन रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म कैसे ऐड करेंगे, कॉमन डिफरेंस से। इसमें कॉमन डिफरेंस प्लस मतलब कॉमन डिफरेंस डी। अब वो डी क्या है, कॉमन डिफरेंस 3 है। कैसे 3 आया, कोई भी दो टर्म आप लोग ले ले, 14 11 ले ले, 11 8 ले ले, 8 5 ले ले, उनको माइनस करना है, क्योंकि अब देखिए अरिथमेटिक सीक्वेंस में हम क्या करें, ऐड करें ना कॉमन डिफरेंस को। स्टार्ट में मैंने यहाँ लिखा था ऐड करें कॉमन डिफरेंस को। तो हम अगर कॉमन डिफरेंस फाइंड करना हो तो वो हम कैसे करेंगे, प्रीवियस दो टर्म को माइनस करके पिछली टर्म को माइनस करेंगे कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए, और नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे, ठीक है। ये बात नहीं भूलनी, हमने क्या करना है, कॉमन डिफरेंस ऐड करना है तो नई टर्म आएगी, लेकिन कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करना है, जैसे ऐड है ना तो हम उसका उल्टा क्या होता है, सबट्रैक्ट। तो हम किसी दो टर्म को सबट्रैक्ट करें, 8 में से पिछली टर्म, अच्छा ये नहीं कि 8 में से 11 करो, 8 में से 5 माइनस करेंगे, तो 8 में से 5 करो, यहाँ पर देखिए मैंने किया है, 8 में से 5 किया तो 3 आ गया। अगर 11 में से 8 करेंगे तो तब भी 3 आएगा, 5 में से 2 करेंगे तो तब भी 3 ही आएगा। मतलब कि जब हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो इसका मतलब कि आगे भी हम अगर कॉमन डिफरेंस ऐड करें तो वही टर्म आएगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल, अब इसको कॉमन डिफरेंस कैसे किया, हमने 14 में ऐड किया 3, कॉमन डिफरेंस ऐड किया 17 आ गया, फिर हमने 17 में 3 ऐड किया, नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ गई, फिर नेक्स्ट टर्म में फिर 3 ऐड किया तो 23, तो ये नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारे पास आ गई है, ठीक है। कितना आसान था। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, पिछली दो टर्म को माइनस करके, बड़ी टर्म पिछली टर्म से उससे प्रीवियस टर्म माइनस करके, और नई टर्म कैसे फाइंड करेंगे, हम ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस को। अब तो ये तो लाइन से था ना, मतलब हमें दिए हुए सीक्वेंस किसके बाद कौन सी है, लेकिन अगर हमें इस पे कह दिया जाए कि चलो 50 टर्म फाइंड करो, 50 टर्म कौन सी होगी, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है 50 टर्म कॉमन डिफरेंस में फाइंड करने के लिए, सॉरी अरिथमेटिक सीक्वेंस का 50 टर्म फाइंड कैसे करते हैं, एक फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ए हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ए एन मतलब जो हमें टर्म फाइंड करनी है, ए सबसे पहली टर्म को कहते हैं, एन हम टर्म को कहते हैं, मतलब नंबर कौन सा नंबर है, ठीक है। एन माइनस 1 तो वही हो गया ना, जैसे मैंने आपको पिछले बताया कि एन माइनस 1 कोई भी टर्म होगी, जैसे अब यहाँ पर 50 एन, तो एन माइनस 1 क्या होगा, 50 से पीछे एक नंबर 49 होगा, ठीक है। और डी हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस हम फाइंड कर सकते हैं कि कैसे होता है, या तो हमें क्वेश्चन में दिया होगा, या तो हमें कहा होगा कि कॉमन डिफरेंस पहले फाइंड करें फिर आप टर्म फाइंड करें, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में हमें तो कॉमन डिफरेंस निकाल लिया ना हमने, ऊपर ही कि 3 है, तो अब इस सीक्वेंस की जो क्वेश्चन है हमारे पास पूरा, इसका 50 टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे, कॉमन डिफरेंस हमने पहले निकाल लिया, हमने स्टार्ट की टर्म्स निकालने का, फिर इस सारे इसी को करने का फायदा नहीं, डायरेक्ट 50 टर्म हम फाइंड करेंगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे और फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूले में 50 टर्म तो 50 लिखा, 2 ए क्या है, ए फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास यहाँ क्या है 2, तो फर्स्ट टर्म हमने 2 लिख ली, एन माइनस 1 हमने किया, मतलब 49 आया, 50 में से 1 माइनस तो 49, और कॉमन डिफरेंस है 3। आप इनको ऐड करें, पहले दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आता है, जो भी आता है, जो मल्टीप्लाई कर ले आप, मल्टीप्लाई करें और फिर उसको 2 से ऐड करना है, तो हमारे पास आता है 147 आएगा, मल्टीप्लाई करें तो उसमें 2 ऐड किया 149 आएगा, ठीक है। कितना आसान हो गया, फॉर्मूला हमें आएगा तो हम आराम से कर लेंगे, ठीक है।
पहले आपको तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, ये मेन चीज़ है। और अगर नॉर्मल सा सीक्वेंस दिया होगा या इस तरह फाइंड करना है तो आपने माइनस कर लेना कॉमन डिफरेंस जो है निकाल के, माइनस कॉमन डिफरेंस 2 टर्म को करके माइनस, और फिर ऐड करते जाना हर टर्म में कॉमन डिफरेंस, तो हमारे पास आ जाएगा। लेकिन अगर बड़ी टर्म दी हो तो फिर हमने इस तरह फॉर्मूला लगाना है। ये फॉर्मूला याद करना है क्योंकि आगे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के भी फॉर्मूले आएंगे तो ये गलत ना हो जाना। मेरे टाइम में भी जब पेपर था तो मैंने कॉमन डिफरेंस और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फॉर्मूला मिक्स कर दिया था, क्योंकि ये सेम सेम फॉर्मूले होते हैं, बस एक स्टेप से चेंज हो जाता है, तो इसलिए ये फॉर्मूले आप लोगों ने प्रैक्टिस से याद करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल एक और देखते हैं हम। एग्जाम्पल देखिए तो हमें टर्म्स दी हुई है और कहा है कि व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस आपको पता है, किसी भी दो टर्म को माइनस करें, 4 में से 3 कर ले या 11 में से 4 कर ले या 18 में से 8 कर ले, एक ही आएगा, जिसको भी करके देख ले, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या होती है, सब्ट्रैक्ट एनी टर्म फ्रॉम द टर्म आफ्टर 8, मतलब उससे पिछली टर्म को। तो हमारे पास यहाँ पर है 3 में से हमने 10 किया तो -7 आया, 4 में से 3 किया तो तब भी -7, 10 में से 17 करे बड़े से छोटा तो तब भी -7, तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस माइनस आया। इस तरह भी क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए तो हमारे पास आता है 72 इज द टर्म, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेरे पेपर में ये आया था, ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ। 72 इज द डैश टर्म, कौन सी टर्म है ये फाइंड करने ऑफ अ सीक्वेंस। सीक्वेंस हमें दिया हुआ है 2 5 2 9 और डॉट डॉट, वी नीड टू फाइंड एन फाइंड करना है हमने, ठीक है, कि कौन सी टर्म है, विच इज द टर्म नंबर, ये कौन सी टर्म है। हमारे पास फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। ए एन हमारे पास 72 है, हमें बताया गया है, और हमारे पास सबसे पहली टर्म यहाँ पर देखें तो -5 है, और डी हमारे पास हमने फाइंड कैसे किया है, इस टर्म को इससे माइनस करें, हमारे पास 3 वैल्यूज तो है ना, 9 माइनस 2 तो हमारे पास 7 आ गया, तो डी हमारे पास आराम से आ गया। अब हमने फॉर्मूले में पुटिंग करनी है, 72 इज इक्वल टू -5 प्लस n-1 हमारे पास n फाइंड करना है, तो हमने क्या कर दिया, कॉमन डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर दिया, 7n हो गया और 7 + 7, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आपने ऐसे नहीं करना कि 72 में से आपने कर लिया n-1 मतलब 72 - 1 71 आ गया, नहीं, उन्होंने हमें क्वेश्चन भी कहा कि फाइंड n, तो इसलिए हमने n फाइंड करना है, ठीक है। अब हमने क्या किया, 72 ऐसे कहीं रह गया, इन दोनों को आपस में किया, 5 में से 7 गए, दोनों को देखें माइनस माइनस प्लस हो रहे हैं, तो ये क्या हो गया, 12 हो गया, प्लस 7n, ठीक है, ये वैसे का वैसे ही आ गया। अब हमें 12 एक्स्ट्रा है तो ये उधर चला गया तो ऐड हो गया, यहाँ माइनस है तो उधर ऐड हो गया, और 7n ऐसे कैसे इन दोनों को किया तो 84 आ गया, इज इक्वल टू 7n, और n मतलब ये 7 एक्स्ट्रा है तो ये उधर चला गया, तो डिवाइड करें दोनों को तो 12 आता है, तो n की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई, ठीक है। अरिथमेटिक सीक्वेंस कर चुके हैं, अब हम अरिथमेटिक सीरीज करेंगे। जैसे हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस होता है वैसे ही अरिथमेटिक सीरीज भी होता है। अब सीरीज को हम क्या करते हैं, सीरीज का नाम से ही समझ आता है कि ऐड कर देते हैं उन चीजों को। सीरीज किसी चीज को, सर्किट में भी हमने बचपन में फिजिक्स में पढ़ा था, सीरीज बनाते हुए हम ज्वाइन कर देते थे, ठीक है, सर्किट को। तो सीरीज का मतलब ज्वाइन करना, तो ज्वाइन कैसे करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर अरिथमेटिक सीरीज करते हैं, उसके बाद ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक सीरीज करेंगे, ठीक है। अच्छा, अरिथमेटिक सीक्वेंस को देखें तो हमने क्या किया, किसी भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को ऐड कर दो तो वो अरिथमेटिक सीरीज बन जाता है। अब टू सम ऑफ अ टर्म इन अरिथमेटिक सीक्वेंस, तो उसको क्या कहते हैं, ये डेफिनेशन है, ठीक है, अरिथमेटिक सीक्वेंस की। अब एग्जांपल देखिए 1 2 3 5 7 6 7 है, तो अरिथमेटिक सीक्वेंस है, इसमें कॉमा है, तो अरिथमेटिक सीक्वेंस के सीरीज कैसे बनेगा, सीरीज का मतलब कि ऐड कर दे, तो हर टर्म को ऐड कर दे तो हमारे पास 28 आ गया, तो ये ऐड हो गया तो ये अरिथमेटिक सीरीज बन गया, ठीक है। ये तो सिंपल टर्म है, लेकिन इसी तरह अगर बड़ी बड़ी आए ना कि आखिरी टर्म कौन सी है, फाइंड 6 टर्म, फाइंड 8 टर्म, तो उसमें फिर फॉर्मूले आएंगे, ठीक है। तो सिंपल तो ऐसे ही होता है, डायरेक्ट ऐड कर लो, जैसे अब इसमें ऐड हो रहा है ना, इसी तरह ज्योमेट्रिक सीरीज का भी यही मतलब है कि ऐड हो, ठीक है। ऐड सीरीज का मतलब ये ऐड है, ये याद रखें। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है, कोई भी सीक्वेंस हमें दिया है, उसको ऐड कर दिया तो सीरीज बन गया, ये हमें सीक्वेंस है, इसको दिया, ऐड कर दिया तो सीरीज बन गया। सॉरी। नेक्स्ट हमारे पास आती है एग्जांपल। एग्जांपल देखिए तो आता है फाइंड S8, मतलब हमें सीरीज 8 फाइंड करनी है। और फॉर अरिथमेटिक सीक्वेंस, हमें अरिथमेटिक सीक्वेंस दिया, उसकी सीरीज फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, हर टर्म को ऐड कर दिया। अब हमारे 8 दिया है ना, तो 8 हमें पता है कि क्या है, देखिए 1 टर्म, ये नहीं करेंगे कि 1 2 3 कोई नंबर है तो उसको वैसे कहेंगे, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था पिछले लेक्चर में, ये 1 टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, अभी तो ये सीक्वेंस से नंबर लिखिए ना, लेकिन इसकी जगह कुछ और भी हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 आगे पीछे हो सकते हैं, तो आपने हर टर्म को 9 से करना है, 6 7 8, तो 8 टर्म का है तो आपने सिर्फ यहाँ तक ही ऐड करना है, इन टर्म को ऐड कर दिया तो हमारे पास 36 आ गया, ठीक है। अब फॉर्मूला देखिए, हमारे पास आता है अरिथमेटिक सीरीज का, एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय 2 ए प्लस ए एन, ठीक है। फॉर्मूला याद कर लें, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये बस फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तो हमें ए एन का फॉर्मूला हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, जिसको कहते हैं ए प्लस एन माइनस 1 डी। कहीं पे आपको ए एन की वैल्यू दी होगी तो आप लोग पुट कर लेंगे, लेकिन जहाँ पर नहीं दी होगी तो वहाँ पर आपको डी की दी होगी और आपने फिर ये फॉर्मूला लगा के करना होगा, ठीक है। अभी तो सिंपल सा हमें ए एन की वैल्यू दी हुई है, तो हम देखते हैं एग्जाम्पल। Find a sum of a 10th term of arithmetic series with a is equal to 6 and a10 is equal to 51, ठीक है। अब a10 मतलब a हमारे पास ये नीचे जो होता है ना, इसको n कहते हैं, ठीक है, तो ये n की जगह पे आएगा, sn is equal to 10, a n 10 है ना, 10 डिवाइड बाय 2, और a हमारे पास क्या है, 6 दिया गया है, प्लस an की वैल्यू क्या है, an की वैल्यू देखिए यहाँ पर आपको दी हुई है, ये a10 मतलब an है, ठीक है, इक्वल टू 51 दी हुई। अगर नहीं दी होती तो आपको लाजमी डी की वैल्यू दी होती, तो फिर आप डी पुट करते, तो यहाँ पर पुट किया, इन दोनों को प्लस किया तो 57 आ गया, इन दोनों को डिवाइड किया तो 5 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई तो 285 आंसर आता है। सिंपल सा स्टेप है, फॉर्मूला आएगा तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको सॉल्व करते हुए, लेकिन अगर फॉर्मूला नहीं आएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट एग्जांपल देखिए तो हमारे पास आता है फाइंड द सम ऑफ अ फर्स्ट 50 टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीरीज। अब 50 टर्म का ये तो नहीं है ना कि आप 50 टर्म को ऐड करने बैठ जाए, तो ये फॉर्मूला आपको आएगा तो आराम से कर लेंगे विद ए इज इक्वल टू 28 एंड डी इज इक्वल टू 4। अब देखिए यहाँ पर आपको ए एन नहीं दिया हुआ, आपको डी की वैल्यू दी है, तो आपने ये डी वाला फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। एन हमें पता है फॉर्मूले में देखिए 50 है, ए हमें दिया गया है 28 और डी हमें दिया है। पहले हमने जो जो गिवन है वो लिख लेंगे, उसके बाद फॉर्मूले में लगाना है ए एन एन डिवाइडेड बाय 2 और ए प्लस ए एन, ये फॉर्मूला है, लेकिन हमने ए एन की जगह क्या लगाना है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। अब ये हमने लगा दिया ए माइनस ए, यहाँ पर देखिए तो आप फॉर्मूले में जब ये लगेगा तो एक ए ये हो गया और एक ए ये, तो दो ए हो गए, तो इसलिए हम 2 ए लगा लेंगे प्लस एन माइनस 1 और डी वैसे का वैसे, ठीक है। अब फॉर्मूले में पुटिंग करें, एन हमारे पास 50 था डिवाइडेड बाय 2, ए हमारे पास 2, ये 2 बाहर का बाहर, और ए की वैल्यू 28 है, तो 28 प्लस एन माइनस 1 हमें कैसे पता चलेगा, 50 में से एन में से 1 माइनस कर दे तो हमारे पास 49, वो हमने लिख लिया 50 माइनस 1, वो डी हमारे पास -4 है। अब इन दोनों को डिवाइड किया तो 25, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 56, इन दोनों को माइनस किया तो 49 और इसका ये वैसे का वैसे ही आ गया। फिर 25 वैसे का वैसे ही इनको मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो ये आ गया, फिर इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास -140 आ गया, 25 से मल्टीप्लाई तो 3500 आ गया आंसर, ठीक है। फॉर्मूला आएगा तो देखिए कितना आसान सा स्टेप है, ऐड और सबट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, ये चीजें हैं। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ठीक है। अरिथमेटिक में हम क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे किसको, कॉमन डिफरेंस को। ज्योमेट्रिक में आपने क्या याद रखना है, ये डिफरेंस इन दोनों का मेन याद रखना है, वरना आप अरिथमेटिक की जगह ज्योमेट्रिक करे होंगे और ज्योमेट्रिक की जगह अरिथमेटिक, ठीक है। तो आपने डिफरेंस याद रखना है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हमारे पास क्या है, ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाई। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में क्या करते हैं, ज्योमेट्रिक में मल्टीप्लाई करते हैं और अरिथमेटिक में ऐड करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कॉमन रेशो। अब कॉमन रेशो आ गया, कॉमन डिफरेंस आपको पता था कैसे फाइंड होता है, प्रीवियस दो टर्म को सब्ट्रैक्ट करके, क्योंकि अरिथमेटिक का मतलब प्लस है ना, तो कैसे फाइंड होगा कॉमन डिफरेंस, माइनस करके। अब यहाँ पर इसका मतलब है ज्योमेट्रिक का मतलब मल्टीप्लाई है, तो कॉमन रेशो कैसे फाइंड होगा, डिवाइड करके, ठीक है। ये डिफरेंस याद रखना है। अब हम एग्जांपल करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे फाइंड होता है। फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस विद a इक्वल टू -3 एंड कॉमन रेशियो इज 5। आपको कॉमन रेशियो डायरेक्ट दे दिया तो इसलिए मैं सॉल्व नहीं करें, नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखेंगे कॉमन रेशियो कैसे आता है। तो आपने क्या करना है, कोई भी सीक्वेंस है उसको क्या करना है, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई। अब ये वाला सीक्वेंस है, पहले देखें इसको मल्टीप्लाई किया कॉमन रेशियो से, मतलब 3 × 5, 3 × 5 तो 15 आ गया, फिर 15 × 5 तो मल्टीप्लाई 5 तो ये आएगा, फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई, तो इसी तरह स्टेप इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास, ठीक है। कॉमन रेशियो अब देखते हैं कैसे आता है। फाइंड कॉमन रेशियो और हमें वैल्यू दी है, तो कॉमन रेशियो का क्या मतलब है, जैसे मैंने ये बताया कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉमन रेशियो फाइंड करने के लिए डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई का ऑपोजिट डिवाइड होता है, ठीक है। किसी भी टर्म को 8 में से 4 डिवाइड किया तो 2, 16 में से 8 करेंगे तो तब भी 2 -2 सॉरी, और 32 में से 16 करेंगे डिवाइड तो तब भी -2। तो कॉमन रेशियो कैसे आता है, डिवीजन करके, ठीक है। एग्जांपल अब फॉर्मूला जैसे हमने पीछे भी किए हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस सीरीज में, तो इसी तरह इसका भी एक फॉर्मूला होगा। तो हमने ए एन करना है, सीक्वेंस में हमारे पास एस लगता है ना, तो ज्योमेट्री में ए एन लगाएंगे इज इक्वल टू ए डॉट, अब मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, साइन मल्टीप्लाई वाला आ गया, मल्टीप्लाई का मतलब डॉट भी होता है, आर एन -1, इसके ऊपर n-1 आ गया। अब फॉर्मूला के थ्रू एग्जांपल करते हैं तो समझ आ जाएगी आपको। फाइंड 10th टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस विद a इज इक्वल टू 200 एंड कॉमन रेशियो इज दिस। आपने फॉर्मूले में लगाना है a की वैल्यू 200 और कॉमन रेशियो 1/2 है, और 9 कहाँ से आया, मतलब 10 टर्म हमारे पास n है ना, तो n-1 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, मतलब 10 - 1 तो 9 हो गया। इसी तरह ये वैसे का वैसे इसको मल्टीप्लाई किया, मतलब इस 2 को 9 टाइम्स, 2 को 9 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 2 को 9 टाइम्स, क्योंकि 2 का ये 9 पावर है, 1 से किया तो 1 ही आया, 2 को 9 टाइम किया तो 5 12 आ गया। ये वैसे का वैसे 2001 2025 नीचे आ गया, इनकी कटिंग करते जाएंगे पहले 500 बाय 128, फिर 500 बाय 128 दोबारा आ गया, एक गलती हो गई, एक ही दफा लिख लें। और जब इसको किया तो 250 डिवाइड बाय 64, फिर इनको किया तो 125 बाय 32, ये और कटिंग नहीं होती, इसलिए यही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं हमारी कोई नंबर की तरफ कि कॉमन रेशियो कैसे फाइंड करते हैं। अच्छा, कॉमन रेशियो नहीं, वैल्यू ही है, सॉरी। फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म इन द सीक्वेंस, इसकी बाद 2 टर्म फाइंड करनी है। तो कॉमन रेशियो हमारे पास हो तो हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन हमारे पास कॉमन रेशियो नहीं है, तो कॉमन रेशियो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी दो टर्म को डिवाइड करेंगे। तो हमने ले लिया 16 डिवाइड बाय 64, इन दोनों को ले लिया, डिवाइड किया तो हमारे पास 1/4 आ गया, ये हमारे पास है कॉमन रेशियो। अब हर टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे कॉमन रेशियो से तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती रहेगी। तो हमने पहली टर्म तो ये हमारे पास थी 1, और ये कैसे आया, 4 को 1/4 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ किया तो ये दोनों आपस में कर गया तो 1 आ गया, ठीक है। -4 था ना तो -1 आ गया। इसी तरह फिर दोबारा उसको करेंगे तो 1/4 इस तरह आती जाएगी वैल्यूज, मल्टीप्लाई करके कैलकुलेटर में सिंपल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जियोमेट्रिक सीरीज। सीक्वेंस में हमने मल्टीप्लाई किया था, सीरीज के नाम से ये नहीं कहना कि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगी हर टर्म, नहीं, सीरीज का मतलब ही ऐड करना है। सीरीज का मतलब क्या है, ऐड करना। तो इसलिए हमने हर सीक्वेंस को क्या, सीरीज को क्या करना है, सॉरी सीक्वेंस को क्या करना है, ऐड कर लिया, तो हमारे पास सीरीज आ गई, ठीक है। अब हमारे पास इसके लिए एक फॉर्मूला है, ये देखिए एस एन इज इक्वल टू ए 1 - एन के ऊपर आर के ऊपर एन डिवाइड बाय 1 - आर। फॉर्मूले जरूर याद करिए, देखिए कितने ज्यादा फॉर्मूले आ गए, अरिथमेटिक सीक्वेंस का अलग, अरिथमेटिक सीरीज का अलग, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का अलग, ज्योमेट्रिक सीरीज का अलग। फॉर्मूले ही सिंपल याद कर लेना तो आपको फाइंड करना मुश्किल नहीं होगा, हर टर्म को खाली पुट करना है और उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो फॉर्मूले याद करना जरूरी है। फाइंड S12
आपको 12 टर्म फाइंड करनी है और हमें दी गई है ए टर्म, फर्स्ट टर्म दी गई है और कॉमन रेशियो दिया गया है। तो हमने क्या करना है, ए टर्म लगानी है, कॉमन रेशियो लगाना है, एंड हमें फाइंड होता है बड़ी टर्म्स, मतलब एन का मतलब एन क्या है यहाँ पे, तो आगे देखते हैं। एन एस एन है ना, हाँ ये एन है 12, तो इसके ऊपर 12 आ जाएगा। आगे देखिए एग्जांपल, फॉर्मूला हमने लगाया, ठीक है। एस एन इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर के ऊपर एन डिवाइड बाई 1 माइनस आर। ए की वैल्यू 400 थी, 1 वैसे का वैसे, और आर हमारे पास 8 था और एन हमारे पास क्या है 12, तो 12 लगा दिया। माइनस 1 माइनस 8, इनको अब मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ठीक है। 400 वैसे का वैसे, 8 को 12 टाइम किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, इसको इससे माइनस किया तो ये वैल्यू आ गई। इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे, इसे डिवाइड बाय 7, 8 1 में से 8 गया ना तो 7 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 7 करके किया तो ये आ गया। यहाँ पर भी आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मींस हमारे पास कन्वर्जन हो गई, कन्वर्ज होगी और कब डाइवर्ज होगी। तो कन्वर्जन में क्या होता है, कन्वर्जन से समझ आता है नाम से कि कन्वर्ज होगी। तो कन्वर्ज का मतलब करीब आना, मतलब लाइन होगी। अब देखिए ये तो इसको देख के आपको पता चल रहा है कि ये दूर जा रही है लाइन, तो ये कन्वर्ज नहीं होगी। इसको देखिए तो ये करीब से स्टार्ट हुई है और ये भी क्या हो गई है दूर, तो ये भी नहीं होगी। इस वाली लाइन को देखिए तो ये करीब दूर से क्या हो रही है, करीब आ रही है, कन्वर्ज हो रही है, ठीक है। तो ये कन्वर्ज की एग्जांपल है। डाइवर्ज देखिए तो डाइवर्ज ऑपोजिट है इसका, लाइन डज नॉट कन्वर्ज टू फाइनाइट नंबर, मतलब दूर हो जाएगी। तो अब इसको देखिए तो ये दूर से करीब आ रही है, ये भी कन्वर्ज है। ये करीब से दूर हो रही है तो ये क्या होगी, ये डाइवर्ज होगी। और ये देखिए ये करीब से दूर हो रही है तो ये भी डाइवर्ज की ही एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन, इनडिफाइंड सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज। ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट सा क्वेश्चन होता है इसका। जहां पर भी आपको ये इनफाइनाइट का साइन हो तो आपको इसका फॉर्मूला याद आ जाए, ए डिवाइड बाय 1 बाय माइनस आर। सीक्वेंस सीरीज के टॉपिक्स में जितने भी हैं बहुत से फॉर्मूले हैं जो कि कंफ्यूज करते हैं। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, अरिथमेटिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीरीज, अरिथमेटिक सीरीज, हर एक का अलग फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला जरा सा आपको गलत हुआ तो पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा। और अगर फॉर्मूला याद हुआ तो आपके सिर्फ सिंपल पुटिंग करनी है वैल्यू और प्लस माइनस डिवाइड करना जो भी होगा आपको, ठीक है। एग्जाम्पल करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। हमारे पास एग्जाम्पल है, एक्सप्रेस द रीराइटिंग डेसिमल। अब डेसिमल में हमारे पास वैल्यू है 0.296296296296 अप टू 1। तो ये क्या है, अब इसको हमने फ्रैक्शन में बनाना है। एज अ फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन क्या होती है 1/2 की फॉर्म में होती है ना। तो हम आप इस तरह भी देखें कि अगर ये एक्सप्रेशन है, इसको हमने सीक्वेंस की फॉर्म में बनाना है, सीक्वेंस बनाना है। तो सीक्वेंस में क्या होती है, एक वैल्यू होती है, फिर दूसरी होती है, फिर तीसरी होती है ना। और अगर हम सीरीज में बनाएंगे तो उसमें प्लस लग जाएगा। तो अब इसको जरा सीरीज बनाए तो हम क्या करेंगे, इसको ही खोल लेंगे, इसका 0.96 प्लस 0. अब जितने 2 है ना, जितने नंबर पहले है 3 है ना, तो 3 0 लगा दिए और फिर 296, फिर प्लस, फिर 6 0 लगा दिए, 0 0 0 0 0 0 296, मतलब ये रिपीट हो रहा है, 296 रिपीट हो रहा है। तो हमने यहाँ तक ही कर दिया, मतलब हमने इसको अब सीरीज की तरह बना दिया, ठीक है। इसको इस तरह कर लिया कि हमारे पास हमें पता चल जाए कि इसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए तो हमें फिर बड़ी छोटी डिवाइड करना होता है ना, तो इसलिए हमने इसको इस तरह बनाया। अब हमारे पास देखिए ए क्या है, पहली वैल्यू हमारे पास 0.296, ठीक है। आर हम कैसे फाइंड करेंगे, बड़ी वैल्यू में से, मतलब किसी भी पिछली टर्म से, बड़ी वैल्यू नहीं है, अच्छा मतलब पिछली टर्म से उससे पिछली टर्म को डिवाइड करना, क्योंकि कभी ऐसा होता है, इस तरह सीक्वेंस होता है, बड़ी छोटी आगे पीछे भी हो सकता है ना। तो हम इस तरह याद रखेंगे कि जो भी हमें फाइंड करना है, इसमें से इसको माइनस कर दें, इसमें से इसको कर दें, एक ही आंसर आएगा। तो हमने इसमें से इसको डिवाइड जब किया, सॉरी माइनस नहीं करना, डिवाइड करना है, ठीक है। हमने क्योंकि ज्योमेट्रिक सीरीज है ना, तो ज्योमेट्रिक में हम डिवाइड करते हैं। अगर अरिथमेटिक होगा तो फिर उसमें जो है हम क्या करते हैं, प्लस माइनस करते हैं सीरीज में, सॉरी सीक्वेंस में। अच्छा इसको करें डिवाइड, तो अब हमारे पास 0.001 आ गया, ठीक है। डिवाइड किया, आर हमारे पास कॉमन रेशियो आ गया। अब दोनों चीजें जब हमारे पास निकल आई हैं तो हमने क्या करना है, फॉर्मूले में पुटिंग करनी है, ए डिवाइड बाय 1 माइनस आर और 0.296 जो भी हमारे पास ए है डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर 0.001। तो जब इसको माइनस करें तो हमारे पास आता है 0.999। इन दोनों को डिवाइड करें तो 296 डिवाइड बाय 999 आंसर आता है, ठीक है। इसको आप फर्दर मोर भी डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ तक भी आंसर ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एवल्यूएट, और एक हमें एक्सप्रेशन दिया है, ठीक है। एक्सप्रेशन क्या है, सिग्मा अगर लगा हो, कोई भी हम ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि सिग्मा हो तो आप लोग कहेंगे कि ये क्या होता है। तो इस तरह के और भी क्वेश्चन है, मैंने एक एग्जांपल करवाई है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो। नीचे वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू होती है और ऊपर वाली जो है एंड वैल्यू होती है। तो हमारे पास एंड वैल्यू इनफाइनाइट है और स्टार्टिंग वैल्यू 1 है। तो हमने क्या करना है, 30 क्वेश्चन में देखिए 35 और ब्रैकेट में -1 डिवाइड बाय 4 एंड -1। तो एन हमारे पास क्या है 1, 1 -1 किया तो 0। तो पहली वैल्यू पे हमारे पास 0 आ जाएगा, प्लस सेकंड वैल्यू इसी तरह निकालें, 1 के बाद 2 आएगा तो 2 करेंगे, 2 -1 तो 1 आएगा। एन तो आगे तक है ना, इनफाइनाइट तक है ना, तो इसलिए हम आगे आगे जाते जाएंगे। 1 फिर 35 1 -1 बाय 4 किया तो 2 करेंगे, 2 -1 किया तो 2 आ गया। इस तरह मतलब नेक्स्ट वैल्यू डालते जाएंगे। 3 -1 किया तो 2 आ गया, 4 -1 करते जाएंगे तो ये वैल्यू आती जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास एक बन गया, पैटर्न बन गया सीक्वेंस का। तो हमने क्या करना है, वैल्यू डालनी है। ए की वैल्यू क्या है, पहली वैल्यू हमारे पास 35 है और कॉमन रेशियो हमारे पास क्या है, सब में कॉमन रेशियो देखिए 1 -1 बाय 4 आ रहा है ना सेम, तो वो आ गया। अब हमने फॉर्मूले में पुटिंग करनी है। हमने इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला है, a डिवाइड बाय 1 माइनस आर। तो a हमारे पास 35 है, 1 माइनस आर क्या है, -1 बाय 4। अब -1 बाय 4 इसको करें तो 4 1 जा 4, 4 माइनस 1 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 तो 5 आता है। 5 डिवाइड बाय 4 आ गया, 35 ऊपर का ऊपर। अब ये 4 नीचे है ना, तो ये डिवीजन में मसला करें तो हम इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 35 into 4 डिवाइड बाय नीचे क्या रहेगा 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इस पे डिवाइड करें तो 28 आंसर आता है। उम्मीद है आपको अब तक के जितने लेक्चर्स है सबकी समझ आई होगी। कोई भी पॉइंट क्लियर ना हो तो कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं उसी टाइम रिप्लाई करती हूँ। दीजिए, अल्लाह हाफिज।